हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज यहाँ पर मैं आपको ईयूआरओ के लास्ट जो 150 प्रश्न बचे हुए हैं वो सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैंने आपको 300 प्रश्नों के लिए कहा है, जिसमें से मैंने 150 प्रश्न जो अपनी ईयूआरओ बुक थी उसमें से मैंने करवा दिए। अब ये जो 150 प्रश्न बचे हैं मैं पूरे एक ही वीडियो में लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। ये सारा एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है इसके बारे में बता देता हूँ। ये प्रश्न एक तो लास्ट समय में आपके लिए एक तरह से रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। ये प्रश्न मैंने इनका जो कंटेंट लिया है अभी आपके लिए हमने यहाँ पर जयपुर और अजमेर में ऑफलाइन टेस्ट आयोजित करवाए थे 7 पेपर। उन 7 पेपर में से 1 पेपर मैंने आपको पहले सोल्व करवा दिया था। बाकी जो 6 पेपर बचे थे, उन 6 पेपर में से ये मैंने 150 प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चुने हैं। साथ में इसकी व्याख्या भी मैं करवाने वाला हूँ। ये जब मैंने प्रश्न देखे हमारी कंटेंट टीम ने और पूरी टीम ने मिलकर ये प्रश्न तैयार किए थे। मतलब अल्टीमेट लेवल के प्रश्न हैं। मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पर आप ये प्रश्न ज़रूर देखे जाएँ। पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा, पूरी व्याख्या सहित हो जाएगा और लगभग-लगभग सारी महत्वपूर्ण धाराएँ यहाँ पर कवर होने वाली है। तो लास्ट टाइम पर ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दूँगा। अपना जो टेलीग्राम है क्वालिटी एजुकेशन आरएस वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऐप पे भी ऐप पे पिछले पीडीएफ के लिए कुछ साथी कह रहे हैं सर ऐप में खुलने में टाइम पीडीएफ थोड़ी बड़ी होती है। ऐप में दिखता नहीं कि पीछे बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहती है, बड़ी पीडीएफ होता है इसलिए टाइम लग जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूँगा और ऐप पर भी यहाँ पर आपको करवा देंगे। दोनों जगह आपको ये मिल जाएगी। टेलीग्राम में दिक्कत कई बार ये रहती है कि सर 3 दिन बाद वो पीडीएफ मिलती नहीं, जबकि वो पीडीएफ अपलोड रहती है, सबके मैसेज आते रहते हैं। तो ये आपको दोनों ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी 150 प्रश्नों की। लेकिन वापस मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न बहुत काम के हैं। इनको सारे को देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पूर्व और वीडियो के साथ अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई आपको अभी वापस रिवीजन के साथ-साथ मिलने वाली। देखो शुरुआत करते हैं प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न है, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएँगे और साथ में हर प्रश्न की मैंने यहाँ पर डिटेल में व्याख्या ये व्याख्या वही है जो हमने ऑफलाइन पेपर में व्याख्या दी थी, वही व्याख्या मैंने यहाँ पर लिख दी ताकि हर प्रश्न से आपके बहुत सारे प्रश्न वापस तैयार हो जाएँगे। अब यही तरीका आपको अपनाना है, 150 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूँ। कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप हर प्रश्न का अपना आंसर लगा देना कि ये इसका आंसर होगा। बाद में जब मैं आंसर बताता हूँ तो मैच करना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। लास्ट में वीडियो लास्ट जब खत्म हो तो आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि 150 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है? इससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा और जहाँ कई बार तो इस प्रश्नों में मैंने देखा बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न घुमा कर आपको दिया हुआ है। ठीक है? कन्फ्यूज़ करने वाले प्रश्न जहाँ आपको लगता है कि ये सही हो सकता है, बहुत अच्छा पढ़ा है, उसके बाद भी वो गलत हो सकता है। तो ये गलतियाँ एग्ज़ाम में नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर आपको अभी से उनको टेस्ट करते हुए चलना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये सारे मिक्स प्रश्न हैं, कोई फिक्स चैप्टर से नहीं लिए, सारे मिक्स प्रश्न हैं क्योंकि फुल लेंथ ऐसे लिए हुए हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी 1 से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी 1 से अधिक स्थानों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। सवाल क्या है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर आप अपना उत्तर लिखिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी बता रहा हूँ तो आप पॉज़ करके पहले आंसर लिख दीजिए। हर प्रश्न पॉज़ करके फिर आंसर लिख दीजिए, मैं बताता हूँ। देखो पहला सबसे ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि कौन-सा कथन सही नहीं है। अगर हमने कौन-सा कथन सही है ये करते कर दिया तो गलत हो जाएगा, उत्तर ही अलग आ जाएगा। अब कौन-सा कथन सही नहीं है? नगर पालिका निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी 1 से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ सकता है। देखो, मैं वैसे आगे इसकी व्याख्या कर रखी है, वो भी आपको बता देता हूँ। चुनाव लड़ सकता है कि कथन सही है क्या? नहीं, ये कथन सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, यानी कि एक तो हो गया। नगर पालिका निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी 1 से अधिक स्थानों के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, नामांकन दाखिल कर सकता है, नामांकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पर उसको वापस लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये कथन सही है। तो कौन-सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक कथन सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। पहली बात ये कहाँ लिखा हुआ है? ये धारा 22 में लिखा हुआ है। तो धारा आप देख सकते हैं, नगर पालिका निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वार्ड से निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा। ये धारा 22 में लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक स्थानों से नामांकन दाखिल करता है और नामांकन की अंतिम तारीख को अपराह्न 3 बजे तक, ये नया फैक्ट है, किसी भी एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों से अपना नामांकन वापस नहीं लेता है तो क्या होगा? उसके सभी स्थानों से नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, नगरीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना? इसमें आपको खास तौर पर ध्यान देना, धारा 6 से जुड़ा हुआ है। नगरीय निकायों की बैठक में पदेन सदस्य मत देने के अधिकारी हैं। सवाल क्या है? कौन सा कथन सही है? तो हमें सही पर ध्यान देना। पहले से ये देख लो कि सही है पूछ रहा है, सही नहीं है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन असत्य नहीं है। इस तरह की सारी चीजें आ सकती है। नगरीय निकायों की बैठकों में पदेन सदस्य मत देने के अधिकारी, क्या ये सही है? मुझे सही लग रहा है, ठीक है। इन निकायों में नाम निर्दिष्ट सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कंफ्यूजिंग है। नाम निर्दिष्ट सदस्य निकाय की बैठकों में मत देने का अधिकार रखते हैं।
है ना? यहाँ तो मैंने 2-3 बार बता दिया कि ये तो नहीं रखते, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला है, आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्या होगा? मनोनयन इनका होता है नाम निर्दिष्ट सदस्य, मनोनीत सदस्य एक ही बात है। इनका मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। देखो धारा में हमें लिखा हुआ है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये कथन भी सही नहीं लगता है। तो केवल एक इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, धारा 6 में ये मौजूद है। नगर पालिका की संरचना, नगरीय निकाय में नाम निर्दिष्ट सदस्य या मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है? याद रख लेना, नगर पालिका यानी नगर पालिक बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12। याद रखना है 6, 8, 12, 6, 8, 12 याद रख लेना, धारा 6 में है। इनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है अधिसूचना जारी करके। नाम निर्दिष्ट सदस्य यानी मनोनीत सदस्य निकाय की बैठकों में मत देने का अधिकारी नहीं है, लेकिन जो पदेन सदस्य हैं वो मत दे सकते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं? यहाँ पर विधानसभा के सदस्य, एमएलए हो सकते हैं और एमपी हो सकते हैं। लोकसभा के सांसद होंगे। लोकसभा के सांसद ज्यादातर नगर परिषद और नगर पालिका में मिलेंगे, और नगर परिषद और नगर निगम में मिलेंगे, और ये जो है वो छोटी नगर पालिकाओं में हमें पदेन सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। नगर पालिका की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिनों के उपरांत होगी। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित की जाएगी। यदि नगर पालिका के 2/3 सदस्य संकल्प पारित कर हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को भेजे तो अध्यक्ष 7 दिवस के भीतर किसी भी तारीख को विशेष बैठक बुलाएगा। कौन सा कथन सही है? देखो ध्यान से देखिए, पढ़कर अपना जवाब दीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक 60 दिनों के उपरांत होगी। देखते ही लगता है कि ये सही है, पर शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न थोड़ा सा टफ बनाए तो इस तरह से घुमाकर बना सकते हैं। 60 दिनों के भीतर होगी, न कि 60 दिनों के उपरांत होगी। इस शब्द की वजह से ये कथन गलत हो जाता है। 60 दिनों के भीतर होगी, न कि उपरांत। कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक आयोजित की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। यदि नगर पालिका के 2/3 सदस्य संकल्प पारित कर हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष को भेजे तो 7 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, ये यहाँ से बिल्कुल सही दिख रहा है कि 7 दिन के भीतर। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर 2/3 नहीं है, यहाँ पर 1/3 है। बस यही ध्यान देना, कई बार यहाँ से गलती हो जाती है। केवल और केवल कथन 2 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 51 में दिया हुआ है नगर पालिका की बैठकों के बारे में वो बंद। क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका की जो साधारण बैठक है वो 60 दिनों के भीतर भीतर एक बार होगी, और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक होगी। नगर पालिका के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य भी संकल्प पारित कर हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष से अनुरोध करने पर अध्यक्ष 7 दिन के भीतर भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। देखो अब विशेष बैठक बुलाना है, अब विशेष बैठक बुलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 2/3 सदस्य नहीं लेंगे, 2/3 सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर 1/3 सदस्य भी ऐसा करते हैं तो बैठक बुला सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। नगर पालिका अधिनियम की किस धारा में कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना समाहित है? तो यहाँ पर देखियो 68 का 69, 69 का 70, यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर सही आंसर जो हमारा है सी आंसर है, यहाँ पर सी। एक सेकेंड, सी 69 का मैंने आपको बुक में 68 का बाद में मैंने इसको करवा दिया था। 68 का बुक में वो छूट गया था, संशोधन के साथ साथ मैंने यहाँ पर करवा दिया था। 19 मैं इसके बारे में एक बार सारे के सारे बता दूं। इसमें जो धारा 70 है वो इंपॉर्टेंट है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। आगे वैसे इसके बारे में और भी सवाल जुड़े हैं। भूमि का अनिवार्य अर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन 69 का में क्या है ये समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। कोई अगर घेर कृषि भूमि है, 69 क्या में क्या लिखा हुआ, कोई अगर घेर, ये लागू हो रहा है घेर कृषि भूमि पर, कृषि भूमि नहीं है, घेर कृषि भूमि है ना। अब वो घेर कृषि भूमि हो गई है, तो उसमें अधिकारों के अभ्यर्पण का मतलब है अभ्यर्पण यानी सरेंडर। तो पहले अगर आपको उस पर पट्टा लेना है तो आपका जो उसमें अधिकार है वो पहले सरेंडर कर दीजिए नगर पालिका को, कि नगर ये भूमि का आपने भूमि जो है वो नगर पालिका में सरेंडर कर दी, फिर नगर पालिका आपको पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी कर देगा। ये 69A में लिखा हुआ है, 69 क में लिखा हुआ है। 68 क्या में आपको कौन सी भूमि जो है नगर पालिका में निहित है उसके बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। भूमि का नगर पालिका में निहित होना और उसका व्ययन यानी किस तरह से नगर पालिका उसका डिस्पोजल उसका यूज कर सकती है उसके बारे में लिखा हुआ है। नगर पालिका द्वारा करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि के द्वारा संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। वो नगर पालिका के बाहर भी हो सकती है, अंदर की भी हो सकती है, इस तरह से भूमि ले सकती है। 69 का अभी हमने देख ही लिया है, और 70 में है कि वो भूमि का उसको आवश्यकता पड़ने पर भूमि का अर्जित अपने पक्ष में कर सकती है। पांचवा देखिए, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नगर पालिका अधिनियम 2000 की धारा 76 में सही है क्या? अध्याय 5 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 म में बिल्कुल सही है। तीनों ही सही है, तीनों जगह मिल जाएगा। इसको वाई भी कह सकते हैं,
अध्याय 5 में ही धारा 76 है, जहाँ पर हमें राज्य वित्त आयोग की मिलेगा, ठीक है? और 243 म या फिर वाई या फिर हिंदी में आई भी इंग्लिश में अगर हम पंचायत की बात करें तो वहाँ पर आई है, लेकिन क्योंकि हम नगर पालिका की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई मिलेगा, व म में मिलेगा। यानी कि तीनों का तीनों यहाँ पर सही है। तो अध्याय 5 की बात करें तो नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, इससे जुड़ा हुआ धारा 76 से लेकर 89 ए तक, 89 क तक। 76 एक में लिखा हुआ है, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग है, उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 म में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रस्तावों को बजट में शामिल करने के लिए नगरीय निकाय को राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है? ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, इसको देखते आपको पता लग जाएगा। ये कुछ इजी लेवल के सवाल आएंगे, तो आराम से इसको कर सकते हैं। नए पद के सृजन या रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। किसी निजी संस्था या व्यक्ति को अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव, अगर अब आपके ये दोनों भी पता है तो ये ऑटोमेटिक इसका आंसर ये भी हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ये सी। अब मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में जो धारा है 87(2), उसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रस्ताव राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बजट में शामिल किए जाएंगे। अगर आप जो बजट जारी करें तो राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन होना जरूरी है। कोई भी नया पद का सृजन या रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव, अब नगर पालिका अपने कोई भी पद जो भरेगी तो नगर पालिका नहीं करती, कोई भी भर्तियां निकालने का काम है वो राज्य सरकार करेगी, नगर पालिका खुद अपने से पद नहीं बनाएगी। कोई भी नया वाहन खरीदने का प्रस्ताव नगर पालिका खुद से नहीं करेगी, राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई भी अचल संपत्ति खरीदने का प्रस्ताव है, नगर पालिका खुद से नहीं कर सकती, राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी निजी संस्थान या व्यक्ति को अनुदान देना है तो राज्य सरकार का अनुमोदन जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले सारे मामले राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन होना जरूरी है। तो ये ऐसे काम है जो बजट में नगर पालिका खुद से नहीं कर सकती, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका के भीतर गंदी बस्तियों के निवासियों सहित नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन करने का प्रावधान है। बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। यहाँ तक इस निधि में नगर पालिका के वार्षिक अनुदानों का, वार्षिक बजट अनुदानों का ऐसा प्रतिशत जो 20% से कम नहीं हो, जो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए, दे होगा। अब इस प्रश्न में डाउट हो सकता है कि ये 20% है या कुछ अलग है, इस पर हो सकता है। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा नगर पालिका बजट के साथ संलग्न होगा। कौन कौन सा कथन सही है? देखो यहाँ पर जो डाउट है वो इसी में है वास्तव में, कि कौन सा कथन सही है उस पर हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट है। 1 व 3 तो सही है, लेकिन 2 सही नहीं है, क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर 20% नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 25% होगा। इस धारा को 89 में बना अधिनियम में अंतर स्थापित करने के लिए 31/3/2011 में एक संशोधन किया गया था, विशेषतः नगर में रहने वाले गरीब लोगों के लिए। ठीक है, प्रभावी 24/11/2010 को ये प्रभावी 2010 ही होना चाहिए यहाँ पर, मार्च 2010 को इसमें, और अधिसूचना प्रभावी यहाँ प्रकाशित की गई और प्रभावी हुई 24/11/2010 को। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि में नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान का ऐसा प्रतिशत जो कि 25% से कम न हो, राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए, ये दे होगा। इसका उपयोग केवल नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। अगर किसी साल नहीं हो तो अगले साल फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 25% बजट तो आपको गरीबों के लिए एक फंड बनाना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित स्रोतों से उसकी प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नगर पालिका द्वारा उद्गृहित कर, नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगर पालिका उपयोगिता प्रभार सही है, विनियामक और अन्य कानूनी कृत्यों के अनुपालन में उद्गृहित फीस और जुर्माने, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित है? यहाँ पर तीनों सम्मिलित होने चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 101 में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका निम्न में से किन पर कर का अधिरोपण उद्ग्रहण कर सकती है? सभाओं पर कर सकती है, तीर्थ यात्रा पर्यटकों पर कर, विज्ञापन के लिए होर्डिंग लगाने में प्रयुक्त भूमि या भवन पर कर, कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने की शक्ति संविधान ने राज्य को दी है उस पर कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से चारों सही है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, सभी सही है।
ये कहाँ पर आ रहे हैं? ये सारा धारा 103 में लिखा हुआ है। धारा 102 और 103 में दोनों में यहाँ पर बाध्यकारी कर है, यहाँ पर जो अन्य वैकल्पिक कर है उनके बारे में है। तो नगर पालिका राज्य सरकार के आदेश के अधीन ये कर अधिरोहण अधिकृत कर सकती है। नगर पालिका के अंदर चलने वाले वाहनों पर कर, नगर पालिका के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर, रोशनी कर, सभाओं पर कर, ये सारा याद रख लेना। तीर्थ यात्रा और पर्यटकों पर कर, होर्डिंग लगाने के लिए जो भूमि है उस पर, अग्नि कर, गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों की न्यूनता पर कर, है ना? न्यूनता पर कर, ये देख लेना। ये पूछा हुआ पहले भी मैंने बताया था प्रश्न। स्टाम्प शुल्क पर भी कर लगता है। स्टाम्प शुल्क के 10% तक की दर पर अधिभार। ठीक है, अगर कोई डीप प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। उपरोक्त के अलावा संविधान के अधीन अन्य कोई भी कर अधिरोपित करने की शक्ति जो राज्य सरकार उनको प्रदान करे। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है जो बार-बार रिपीट हो रहा है, याद रख लेना। धारा 159 में हमने इसको पढ़ा है, धारा 159 मास्टर विकास योजना 20 साल के लिए, निष्पादन योजना 5 साल के लिए और ये हो जाएगा ये, यानी 3, 2, 1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ पर है? धारा 159 में। 3 तरह की योजनाएँ यहाँ पर, ये अध्याय 11 से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अध्याय 11 में योजना की तैयारी के लिए बात लिखा हुआ है, तो नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना और अन्य योजना, तो 3 प्रकार की योजना अलग-अलग वर्षों के लिए याद रख लेना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत बिल्कुल अलग तरह का सवाल सामने आया है। मैंने इस प्रश्न को नहीं कराया लेकिन हमारी टीम ने इस प्रश्न को तैयार किया। तो देखो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो मैंने कराया 100% वहां से आने वाला है उससे बाहर, है ना? बिल्कुल अलग तरह से सोच सकती है। मैं नहीं सोच सकता कि हाँ, मैंने कोशिश की है, इतना डिटेल में नहीं करा सकते। मैंने कोशिश की कैसे इसको शॉर्ट किया जाए। फिर भी 1-2 सवाल मैंने देखा कि हाँ, ऐसे सवाल थे जो टीम ने बिल्कुल अलग तरह से बनाई, ये मैंने कवर नहीं कराया। हो सकता है ये तो ऐसा नहीं कि इसकी संभावना ये तो आएगा ही आगे, संभावना हो सकती है ऐसा नहीं आए, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं। बहुत रेयर संभावना, लेकिन टीम ने बनाया तो ऐसा नहीं है। मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 1-2 प्रश्न बाहर से आ सकते हैं। जैसे ये प्रश्न ये आया हुआ है और मैंने लिया है इसको। तो अब ये प्रश्न अगर आ भी जाता है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे पढ़ाए हुए से बाहर है, क्योंकि अब तो मैंने इसको भी पढ़ा दिया है। पर ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था क्योंकि ये जो चैप्टर जुड़ा हुआ है चैप्टर 16 से जाकर जुड़ता है। 16 हमारे सिलेबस में शामिल है नहीं। इसलिए मैंने ये बात करवाई नहीं। लेकिन क्योंकि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है, इसलिए टीम ने इस सवाल को शामिल किया था, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने और उस पर विचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति का उल्लेख किस धारा में है? ये सवाल आते ही हमारा दिमाग जाता है कि धारा 53, और हम धारा 53 पर लगा देते हैं और ऑप्शन ए में इसको सेट किया हुआ है। लेकिन इसका सही आंसर धारा 53 नहीं है। इसका आंसर हमें मिलेगा धारा 337(2) कि 15वें क्लोज में ऑप्शन बी इसका राइट है, और ये आता है चैप्टर 16 में। हालांकि चैप्टर 16 अपने सिलेबस में नहीं है, पर टीम ने इस तरह का प्रश्न बनाया थोड़ा सा घुमा के। ये कह रहा है कि ये प्रस्ताव लाने पर विचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की कहां पर लिखा हुआ है? प्रस्ताव किस तरह से लाया जाएगा, यहाँ पर हम 53 में, और किस किस कंडीशन में लाया जा सकता है वो 53 में लिखा हुआ है। लेकिन उस पर विचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति का उल्लेख जो किया हुआ है वो चैप्टर 16 में धारा 337(2) में 15वें पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अध्याय 16 में नियम विनियम और उपविधियां, उसकी धारा 337 राज्य सरकार के नियम बनाने और आदेश पारित करने की शक्ति से संबंधित है। ये सारे जो भी राज्य सरकार नए नियम लाती है उसमें संशोधन करती है वो इसी नियम के तहत आता है। आप देखो, कोई भी जब नया राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होगी तो इस धारा की चर्चा जरूर करेंगे 337 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इसी में ये शक्ति दी हुई है। इसकी उपधारा 2 के पैरा लगभग 15 में आप देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने और उस पर विचार करने की प्रक्रिया का निर्धारण करने की शक्ति इसमें लिखी हुई है। तो थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न यहाँ पर था। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम। अब देखो, सवाल कार्य संचालन नियम से आ गया है, ये अधिनियम से नहीं है, नियम से आ गया। तो सब तरह के प्रश्न इसमें शामिल है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन पहचान, इसका मतलब 3 तो सत्य है, तो 3 आंसर तो हमें यह मिल जाएगी। एक असत्य कथन पहचानना है। नगर पालिका की एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठक होना अनिवार्य, ये पढ़ लिया, सही है। नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा और इसकी अनुपस्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा की जाएगी। अति आवश्यक बैठक आहूत करने की सूचना कम से कम 48 घंटे पूर्व देनी आवश्यक है, ये ठीक है। नगर पालिका की साधारण बैठक आहूत करने की सूचना बैठक की तारीख से 6 दिन पूर्व देना अपेक्षित है, यानी गलती इसमें है, क्या है? अध्यक्ष द्वारा या इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कोई सदस्य करेगा, अधिशासी अधिकारी कभी नहीं करेगा, इसलिए कथन असत्य हो जाता है। आगे देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। यही बात लिखी हुई है कि अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में सदस्य द्वारा ऐसा किया जाएगा जो चुना जाएगा, पीठासीन अधिकारी वो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 नगर पालिका की संरचना, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 6 से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब
नगर पालिका के नियत कुल स्थानों में से एससी और एसटी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में होगी। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 27% से अधिक नहीं होने चाहिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो यहाँ पर दूसरा कथन सत्य नहीं है। 27% नहीं है, यहाँ पर 21% लिखा हुआ है। इसलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल 2। आंसर यही हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। तो धारा 6 में नगर पालिका की संरचना वाला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका की स्थापना के पश्चात प्रत्येक जनगणना पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जनसंख्या के आधार पर स्थानों की संख्या पुनः निर्धारित करेगी। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 21% से अधिक नहीं होगा और जहां एससी एसटी की जनसंख्या 70% से कम है वहां पिछड़े वर्ग के लिए एक सीट आरक्षित हो सकती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 नगर पालिका के लिए निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर नगर पालिका के निर्वाचन उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व पूर्ण किया जाएगा। ये सही है क्या? ये भी ठीक है। विघटन से भंग हुई नगर पालिका का निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा। ये सही है क्या? बस इसी में डाउट है। 2 तो लगभग सीधा सीधा हो जाएगा अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है। इसमें थोड़ा सा डाउट है। ये कह रहा 6 माह की अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा, नहीं, उसमें भी भंग हुई तो 6 माह की अवधि से पहले हो जाएगा, इसलिए इसका कथन गलत हो जाता है। 1 और 2 सत्य होना चाहिए। ठीक है, यही सत्य है। 6 माह की अवधि से पूर्व करवाया जाना चाहिए और विघटन पर बनी नगर पालिका कार्यकाल उस नगर पालिका की शेष अवधि के लिए नहीं होगा, शेष अवधि के लिए होगा, न कि पूरे कार्यकाल के लिए। अगर बीच में कोई भंग हो जाती है, नई आएगी नगर पालिका, तो बाकी बचे हुए 2-3 साल के लिए होगी, न कि पूरे कार्यकाल के लिए होती है। 5 साल के लिए नहीं बनती है। ठीक है, सदस्य के साथ भी ऐसा ही होगा। मिलान करना है 13, 16, 20, 21। तो देखो आपको ये हमने इस पर खास फोकस किया था 21 का में कुछ विशेष स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। तो जहां पर ग में 4 आ रहा है वो हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ तो बहुत पहचानना मुश्किल हो गया। 3 ऑप्शन है, यानी एक ऑप्शन हमने कट कर लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हमें याद होना चाहिए। धारा 16 में ख में 1, तो ख में जहां पर भी 1 आता है, या तो ये आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये पहले से कट हो गया, तो ये आंसर हमें मिल गया। तो देखो पहले में यहाँ पर 2 होना चाहिए, यानी कि ये मिल जाएगा, ये मिल गया है तो ये भी मिल जाएगा। ये एक बार देख लेते हैं सारा। धारा 13 में क्या है? धारा 13 में लिखा हुआ प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ये सारी चीजें पढ़ लेना, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। व्याख्या में देखो इतनी बेहतरीन व्याख्या करके दी है। इस व्याख्या से आपको पूरा पूरा यहाँ पर मैं 150 प्रश्न करवाने वाला हूँ। इन व्याख्या से, केवल इन व्याख्या से ही आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इनको अच्छे से देख लेना। ये देखो, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप सिर्फ इस 150 को पढ़ के और आपको याद होना पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो से याद नहीं होगा, पर रिवीजन आपको अगर सारा पढ़े हुए है ना, तो आपके सामने ये चीजें वापस आते हैं, आपका रिवीजन बहुत मजबूत हो जाएगा। जो चीजें थोड़ी बहुत कहीं भूल गए हैं वो सारी की सारी वापस याद आ जाएगा। सिर्फ पहली बार कोई पढ़ रहा है तो उनके लिए काम का नहीं है, ये रिविजन के तौर पर आपका काम का। रिविजन साथ में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी एक बार में तो याद रखना बहुत मुश्किल है। धारा 16 एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से यहाँ पर नाम निर्दिष्ट करता है। धारा 20 में क्या लिखा हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है। धारा 20 में क्या लिखा हुआ है? यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है ना, जो नामावली तैयार करता है, या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली की तैयारी संबंध में अपने पदीय कर्तव्य को भंग करता है, तो 2 सिद्धि पर कारावास, जो 3 माह से 2 वर्ष तक का हो सकता है, उसको भी कारावास की सजा हो सकती है। 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों ही हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है 21 का। ये क्या है? कुछ विशेष स्थानों पर, कतिपय यानी कुछ विशेष स्थानों के लिए विशेष अर्हता चाहिए। वो अधिकतम आयु 35 वर्ष वाला है, 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नगर पालिका या इसकी किसी समिति द्वारा लाया गया संकल्प नगर पालिका के हितों के विरुद्ध हो या इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत हो, तो ऐसे संकल्पों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? अंतिम विनिश्चय किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा फास्ट चलते हैं, फटाफट अपनी व्याख्या और प्रश्न हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा फास्ट आप भी कोशिश करना कि जितना मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ उतना फास्ट साथ साथ चल सकूं। प्रश्न संख्या बहुत ज्यादा होने वाला, वीडियो बहुत लंबा होने वाला, तो हम जल्दी से जल्दी, अंतिम समय है, कम समय है, तो जल्दी से जल्दी इन चीजों को कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ? धारा 48 1 और क में नगर पालिका या इसकी किसी समिति का कोई संकल्प, किसकी बात हो रही है? नगर पालिका की समिति का कोई संकल्प नगर पालिका के हितों के विरुद्ध हो या इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, तो ऐसे संकल्प पर अध्यक्ष अपनी राय अभिलेखित कर राज्य सरकार के विनिश्चय के लिए भेजेगा। इस संकल्प पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और ये जो नगर पालिका है उस पर बाध्यकारी होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं।
ऐसा व्यक्ति जो नगर पालिका का सदस्य नहीं है परंतु नगर पालिका की राय में ऐसी समितियों में कार्य करने की अर्हता रखते हैं, तो ऐसी समिति में गैर नगर पालिका के सदस्यों की संख्या कितनी होगी उस पर बात करना है। नगर पालिका की कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, किसी समिति के सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किसी समिति के सदस्य की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी, केवल एक सदस्य। देखो केवल एक सदस्य वाला तो नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ कंफ्यूज करने वाला 1/3 वाला मैटर है, मैं आपको बता देता हूँ 2/3 भी नहीं है। अब यहाँ पर जो कंफ्यूज करने वाले 2 ऑप्शन रह गए। पहला क्या लिख रखा है, नगर पालिका के कुल सदस्य के 1/3 या उस समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3। हम समिति की बात कर रहे हैं इसलिए समिति के सदस्य का 1/3 होना चाहिए, नगर पालिका के सदस्य से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, धारा 56 में ये बात लिखी हुई है कि सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे, उस पर लिखा हुआ। कब कब लिखा हुआ है, यदि नगर पालिका अपनी कुल सदस्य के संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा ऐसे गैर नगर पालिका के सदस्यों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव ला सकती है। पहली बात क्या है, पहला लाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तो अगर ऐसे सदस्य को लाना है तब ये 2 बातें होगी अलग अलग। तो यदि नगर पालिका अपने कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पहले तो ऐसा संकल्प लाया जाएगा और वो पास हो जाएगा तब तो शामिल किया जाएगा। अब कितनी संख्या हो सकती है, तो ऐसे सदस्यों की नियुक्ति धारा 55 के अधीन अभी हमने बात करी 1/3 से, समिति के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और धारा 55 के अधीन कार्यपालक समिति के अलावा दूसरी समितियों में हो सकता है, कार्यपालक समिति में ये शामिल नहीं हो सकता। ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, इसलिए नगर पालिका के अलावा किसी अन्य सदस्यों के समय शामिल नहीं किया जा सकता कार्यपालक समिति में। उसमें कितना हो सकता है वो 1/3 हमने बता ही दिया है। आगे देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 77 का संबंध किससे है। देखो धारा 76 बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हमने पढ़ा था कि ये वित्त आयोग से संबंधित है, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, चैप्टर 5 में हम स्टार्ट करते हैं, यही आता है राज्य वित्त आयोग। 76 के बाद 77 जस्ट जो धारा आती है वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबंधित है, ऑप्शन बी। नगर पालिका निधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 79 में ही आता है, धारा 79 में नगर पालिका निधि, 76 में राज्य वित्त आयोग, 77 में लिखा हुआ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन और 88 में लिखा हुआ नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी। ये ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर धारा है कि यहाँ पर किससे मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के निम्नांकित में से किस धारा के संबंध फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर धारा 105 में। धारा 104 भी महत्वपूर्ण है, आगे आने वाला सवाल है इस पर। फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति धारा 105 में लिखी हुई है। नगर पालिका अधिनियम के तहत नियम या उपनियमों के अधीन विनियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियामक शक्ति जो रेगुलेशन पावर्स है होती है जो रेगुलेट करने वाली, उसका करते हुए नगर पालिका फीस और जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति रखती है। किस बारे में, भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वो फीस ले सकती है। भूमि और भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगर पालिका लाइसेंस जारी करने के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस ले सकती है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस ले सकती है। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है, धारा 105। क्या लिखा हुआ, फीस और जुर्माने। आगे देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत ऐसी कोई भी अपील तब तक सुनी और अवधारित नहीं की जाएगी जब तक आवेदक द्वारा नोटिस में दी गई दावाकृत राशि का कितना परसेंट, 25% नगर पालिका कार्यालय में जमा नहीं करा देता है। ठीक है, 25% हो जाना चाहिए। कहां लिखा हुआ है, धारा 122 में। परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप होना चाहिए, निक्षेप का मतलब जमा हो जानी चाहिए पहले ही। इस धारा के अधीन कोई भी अपील तब तक सुनी और अवधारित नहीं की जाएगी, कंसिडर नहीं की जाएगी जब तक भवनों या भूमिया दोनों पर निर्धारित कर के मामले में आदेश की संसूचना की तारीख के बाद अगले 30 दिन तक, यहाँ पर पॉइंट क्या है, अगले 30 दिन तक कोई अपील नहीं की गई हो तब, और आवेदक द्वारा दावाकृत रकम की 25% राशि नगर कार्यालय में जमा नहीं करा दी गई हो। तो अगला प्रश्न अपना है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न आपके सामने। चलो मैं पहले अपने चेयर पर बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा थकान हो रही है, और क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा है कि बहुत कमर दर्द वाला ज्यादा हो गया है, तो मैं इसमें आज चेयर पर बैठकर आपको करवाने वाला हूँ ये सारा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, ताकि क्योंकि मैं आगे की बहुत सारे आपके लंबे वीडियो लाने वाला हूँ और लंबे वीडियो के लिए जरूरत होगी कि मैं बैठकर आपको सारा करवाना हूँ। ये थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 21वां प्रश्न। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत किसी भूमि के उपयोग में परिवर्तन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। सवाल क्या कह रहा है, भूमि के उपयोग में परिवर्तन की शक्ति। भूमि का उपयोग में परिवर्तन किस तरह का, भूमि जैसे मान लो कोई आवासीय भूमि है, उसको अब आवासीय भूमि यानी रेजिडेंशियल को अब कमर्शियल में बदलना है, ये पावर किसके पास है।
राज्य सरकार के पास, राज्यपाल के पास, जिला कलेक्टर के पास या इनमें से कोई नहीं। देखो राज्यपाल को कट कर दीजिए, राज्यपाल का अपना ज़्यादा काम यहाँ पर रहेगा नहीं। अब देखो भूमि के उपयोग में परिवर्तन, वैसे तो देखा जाए तो हाँ, जिला कलेक्टर, लेकिन क्योंकि बड़ा वाला मामला है, ये सब काम राज्य सरकार ऐसा करती है, तो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। यहाँ पर 21 ए में देखते हैं। धारा 182 भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग में परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। ये 182 में लिखा हुआ कि ऐसा करने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लोकहित में होने पर, ठीक है, पड़ोसियों से आक्षेप आमंत्रित कर संपरिवर्तन प्रभारों का संदाय कर राज्य सरकार या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी भूमि के उपयोग में परिवर्तन की अनुज्ञा दे सकेगा। इस प्रकार के संपरिवर्तन प्रभार नगर पालिका निधि में जमा हो जाए। संपरिवर्तन प्रभार का मतलब क्या है कि आप जब ये चेंज कराएंगे तो चेंज कराने में कुछ तो आपको फीस देनी पड़ेगी, चार्ज देना पड़ेगा, वो कहते हैं संपरिवर्तन प्रभार। जमा कहाँ पर होंगे? नगर पालिका निधि में हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ? पड़ोसियों से आक्षेप आमंत्रित, यानी कि पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारा चेक करके ऐसा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है अलग अलग धारा और अलग अलग विषय वस्तु क्या है, इस पर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर 186, 187, 190, 194 क, देखो सारी धाराएं मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ धाराएं अब इतना पढ़ाते पढ़ाते सारी याद हो गई। तो देखो इसमें 187 हमने कई बार पढ़ा है। 187 में क्या है? उत्सव के दौरान, एक सेकेंड, उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण करना, ये धारा 187 में लिखा हुआ है। ये हमने कई बार पढ़ा। कोई भी उत्सव दौरा हो रहा है तो नगर पालिका के जो भी रोड्स वगैरह हैं, आप वहां पर अस्थायी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अस्थायी निर्माण करने से पहले आपको नगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ेगी, और नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी से, उसमें जो वहां के जो यातायात प्रभारी है पुलिस के, उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ था 187 में। इसके अलावा हमने 190 में भी फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध से संबंधित, अगर आपको ये दो आ रहे हैं, एक ख में 3, ख में 3, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, और ग में 2, ग में 2 का मतलब है ग में 2, यहाँ पर ये आ रहा है, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। इस तरह से भी आप अपने आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये ए में 4, क में 4, क में 4 का मतलब है ये यहाँ पर 186 में ये लिखा हुआ है, और घ में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। 186 में क्या लिखा हुआ है? केंद्रीय, ये राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध, इसमें लिखा हुआ है। उत्सव के दौरान अनिवार्य उपबंध जो 187 में, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, उत्सव के दौरान अनिवार्य उपबंध की जगह हमें ये लिखना पड़ेगा, उत्सव के दौरान आप जो है अपने मार्गों का यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा 194 क में क्या लिखा हुआ है? कुछ विशेष क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवन सनिर्माण प्रतिषेध करने की शक्ति यहाँ पर होगी। आपको परमिशन के साथ ही आप भवन निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत गठित राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ, ये जो संघ है, यूनियन बनाने की बात की, सबसे पहले तो धारा पता होनी चाहिए। धारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लास्ट धारा हमने अपना जो चैप्टर 12 था, बहुत बड़ा चैप्टर था, उस चैप्टर में यहाँ पर लिखा हुआ है धारा 297 यूनियन बनाने की बात। उसके काम कौन कौन से है, वो भी इसी धारा 297 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार को उपयुक्त अभ्यावेदन करना, नगर पालिकाओं को नगर पालिक प्रशासन के सुधार हेतु सलाह देना, नगर पालिका के सामान्य हित के विवाद्य क्यों, विवाद्य होगा मतलब कोई भी इश्यू हो उसका परीक्षण करना। क्या ये सभी है? इसे देखने पर लग रहा है कि ये सभी आंसर सही है। अगर यहाँ पर इसकी बात करें, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सेट कर देता हूं। धारा 297 में लिखा हुआ क्या है? राज्य नगर पालिका का संघ का गठन, सबसे पहले यूनियन का गठन और उसके काम क्या है, ये दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। राज्य की आधी से अधिक नगर पालिका यदि किसी नगर पालिका संघ के गठन की मांग करती है, सबसे पहला फैक्ट तो ये है, सबसे पहला फैक्ट ये है, राज्य की आधी से अधिक नगर पालिका यदि इस तरह का प्रस्ताव पारित करती है, इस तरह की मांग करती है, तो राज्य सरकार कौन गठित करेगा? राज्य सरकार गठित करेगी। नगर पालिका बोर्ड संघ या ऐसे किसी नाम से जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, ऐसे बोर्ड का गठन कर सकेगी। इसका काम क्या है? नगर पालिका के सामान्य हित के इशू का परीक्षण करना, ऐसे इशू से संबंधित सूचना का प्रसारण करना, सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और अन्य उपकरणों को उपयुक्त अभ्यावेदन देना, यह भी हमने पढ़ा। नगर पालिकाओं को नगर पालिका प्रशासन के सुधार हेतु सहायता और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, ऐसे करते जो समय समय पर राज्य सरकार संघ को समनुदेशित करे, वो सारे के सारे काम यहाँ पर करना इंपॉर्टेंट है। देख लेना धारा 297। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974, ये 1974 वाला नियम आ गया अपने सामने। उसके तहत, क्योंकि देखो सवाल सारे ऐसे आएंगे, 3 नियम पढ़ाए थे, 3 नियमों से भी प्रश्न, एक एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, पूछा जा सकता है। इसके तहत 100 लाख से अधिक की सामग्री क्रय करने हेतु, 100 लाख या 1 करोड़ कह सकते हैं, वहां पर 100 लाख लिखा हुआ था, प्रश्न में भी 100 लाख दिया हुआ है, तो निविदाएं आमंत्रित करनी है।
तो 1 करोड़ से अधिक की निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कितने समय सीमा का पालन किया जाएगा? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। यहाँ पर बड़ा है टाइम, पैसे बहुत बड़े हैं। 1 करोड़ तक का माल मंगाना है तो 30 दिन का टाइम दिया जा सकता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ, अलग अलग भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आपकी तरफ कर देता हूं मैं इसको। विभिन्न मूल्यों के लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु निम्नलिखित समयावधि नियत की जा सकती है। 1 लाख तक की लागत वाला अगर छोटे काम है, 1 लाख यानी छोटा सा अमाउंट हो गया तो 7 दिन का टाइम तो देना ही होता है। 1 से 10 लाख तक का है तो 10 दिन आपको याद रखना ना। देखो अब जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वो वापस रिपीट कर रहा हूँ। उनको भी आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। 1 से 10 लाख तक की लागत वाला अगर कोई काम है तो 10 दिन आपको देना होगा। 10 लाख से अधिक लेकिन 100 लाख से कम की लागत वाला है तो 15 दिन, और 100 लाख से अधिक लागत वाला है तो 30 दिन। तो यहाँ पर हमने 100 लाख से अधिक की बात की तो 30 दिन आपको यहाँ पर देना होगा। समय की गणना कब से होगी? उस तारीख से की जाएगी जिस दिन समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित की गई। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। ये अगला नियम आ गया 2009 वाला। राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन नियमों को राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित किया। देखो ये हमने हर नियम के साथ आगे पढ़ा था कि धारा 300 जो नगर पालिका किस शक्ति के तहत, राज्य सरकार किस पावर के तहत ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर राज्य सरकार जो धारा 337 में लिखा हुआ कि नए नियम बना सकती है राज्य सरकार के पास पावर, तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा कर रहा है। और इसका प्रवर्तन 23 दिसंबर 2010 से हुआ है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि अभी मैं आपको व्याख्या बताने वाला हूँ। इसको प्रवर्तन हुआ वो 23 दिसंबर 2009 से हुआ, ना कि 2010 से। तो बहुत छोटा-सा माइनर, कई बार इतना माइनर एरर के साथ भी प्रश्न गलत हो जाता है। तो 23 दिसंबर 2009 है, ना कि 2010। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार किन परिस्थितियों में नगर पालिका को विघटित कर सकती है? यदि न्यायालय के द्वारा नगर पालिका के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया हो, या आधे सदस्यों का निर्वाचन घोषित कर दिया हो, या फिर 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया हो, या 1/4 सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया। ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो ध्यान दीजिए कितने ये होगा। 1/3 नहीं, आधा भी नहीं, 2/3। 1/4 तो बहुत कम हो जाएगा। लगभग 2/3 सदस्य यानी कि 67% के आसपास सदस्यों का यदि निर्वाचन शून्य घोषित हो जाता है, फिर तो कोई बचता ही नहीं, पीछे 1/3 लोग बचते हैं। तो इस आधार पर फिर राज्य सरकार इस पूरी नगर पालिका को भंग कर देगी, विघटित कर देगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है? धारा 33 में ये बात लिखी हुई है, जिसमें क्या लिखा हुआ? समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अगर खारिज हो जाए या फिर 2/3 का भी हो जाए तो भी ऐसा किया जा सकता है। नगर पालिका के सभी सदस्यों या उसके कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 भी सदस्यों का निर्वाचन अगर धारा 31 और धारा 32 के तहत न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देता है, तो राज्य सरकार जो है नगर पालिका को भंग कर देगी। आगे देखते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगर पालिका द्वारा बिना किसी प्रकार की छुट्टी मंजूर किए कितने समय तक उपस्थित रह सकता है? तो ये अनुपस्थित रह सकते हैं 30 दिन। 30 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता बिना अनुमति के, यानी 1 महीने के। अनुमति के साथ कितना रह सकता है? तो ये तो मैंने बता दिया धारा 43 के, ये बात कहाँ लिखी हुई? धारा 43 में लिखी हुई। 30 दिन तक अनुपस्थित रह सकता है। लेकिन अनुमति के साथ भी 6 महीने से अधिक की नगर पालिका, 43 में लिखा हुआ कि नगर पालिका जो है 6 महीने से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि आप नगर पालिका अध्यक्ष बन गए और अपना कोई अलग ही बिजनेस करने लगे, काम कर रहे हैं, साल 2 साल तक अब आ नहीं रहे, नहीं। 6 महीने से अधिक की छुट्टी यहाँ पर मंजूर नहीं की जा सकती है। अगर 1 महीने से बिना परमिशन के रहे तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। आगे सवाल देखते हैं। आगे आपके सामने सवाल आया हुआ है, तो नगर पालिका के मनोनीत सदस्यों के संबंध में विचार कीजिए। बहुत बार-बार आ रहा है धारा 6 में जो लिखा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, मनोनीत सदस्य के बारे में। मनोनीत सदस्य नगर पालिका की बैठक में भाग ले सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाता है कि वो मतदान नहीं करते हैं, तो इससे आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। मतदान भी कर सकते हैं, कट हो गया। कौन सा कथन सत्य है ये पहचाना। मनोनीत सदस्यों को नगर पालिका की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं है, ये कथन तो सत्य है। मनोनीत सदस्य नगर पालिका की बैठकों में सामान्यतः मतदान कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। मतदान कर ही नहीं सकते, तो कट ही हो रहा है ये तो। नगर पालिका में मनोनीत सदस्यों में कम से कम 2 सदस्य दिव्यांग होंगे। तो इसमें लिखा हुआ 1 सदस्य दिव्यांग होगा, 2 नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। सही कौन सा इसका मतलब? केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो धारा 6 की वे बात है
धारा 6 के तहत नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को, है ना? नगर पालिका का जिनका विशेष ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 मनोनीत सदस्यों के तौर पर उनको नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। मनोनीत सदस्यों को नगर पालिका के बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रख लेना, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, उनको नहीं है यहाँ पर। मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होना चाहिए, ये भी इस धारा में लिखा हुआ है। नगर पालिका वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन कौन से व्यक्ति हकदार होंगे? निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने का मतलब है वोट देने के लिए कौन कौन हकदार होंगे। अर्हता की तारीख को, जो 1 जनवरी को मानी जाती है, 18 वर्ष से कम आयु का हो जाए वो, नगर पालिका के उस संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर भी निवासी है, या अस्थायी रूप से उस वार्ड से अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति। देखो, पहला जो कथन है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है? 18 वर्ष से कम आयु का है, कम आयु का नहीं, 18 वर्ष से अधिक की आयु का हो जाना चाहिए। इसलिए पहला कथन क्या है? कौन व्यक्ति हकदार नहीं हो सकता। पहले सवाल पढ़ना भी जरूरी है। हमने 2 और 3 को कर दिया, गलत हो जाएगी। सवाल क्या? कौन व्यक्ति हकदार नहीं हो सकता, ये नहीं होने का पूछ रहा है, तो पहला वाला नहीं हो सकता है। बाकी वाला, अगर कोई वार्ड का मामूली तौर पर मतलब अस्थायी तौर पर रहता है, तो बिल्कुल अस्थायी तौर पर रहने वाला भी यहाँ पर होगा। अस्थायी रूप से वार्ड से अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति, ये भी हो जाएगा। तो 2 और 3 तो हकदार है, ये वाला हकदार नहीं है, तो केवल 1 हो जाएगा। अगर हम सवाल को सही नहीं पढ़ते तो इसका आंसर ये लिख देते हैं और एक सवाल गलत हो जाता है। एक सवाल से हम वंचित रह सकते हैं सिलेक्शन से। ध्यान देना, एक सवाल का ही फर्क पड़ेगा। एक-एक सवाल को बहुत ध्यान से करना, टाइम लिमिटेशन हमारा रहेगा, लेकिन सवाल को बहुत गहराई से पढ़ना। जब एग्जाम में आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो दूसरा चीजें कुछ भी दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर फोकस। ठीक है, ये बात हो गई है हमारी। धारा 13 में लिखा हुआ है, धारा 13 के तहत वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए वह प्रत्येक व्यक्ति हकदार होगा जो अर्हता की तारीख यानी उस वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 18 वर्ष का कंप्लीट हो गया हो। इसके अलावा वह व्यक्ति जो नगर पालिका उस वार्ड का मामूली तौर पर निवासी, मामूली तौर पर का मतलब है कि वो अस्थायी तौर पर रह रहा, कभी रहता है, बाहर भी रहता है, पर उस वार्ड का निवासी है, या उस अस्थायी रूप से उस वार्ड में अनुपस्थित है, तो भी उस वार्ड का निवासी माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर पालिका की वार्ड समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वार्ड समिति के बारे में पूछा जा रहा है। वार्ड समिति, देखो पहले तो सवाल बता देता हूं, फिर इस पे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एस में भी वार्ड समिति के गठन का उल्लेख है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान का मतलब है, हम नगर पालिका एक्ट की बात नहीं कर रहे, ये भारतीय संविधान का आ गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है या नहीं, अभी देखते हैं। वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्य यानी मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। वार्ड समिति की अवधि 3 वर्ष होगी। वार्ड समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति जो है अध्यक्ष सहित, यहाँ पर भी ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित कम से कम 3 होगी, अध्यक्ष के अलावा नहीं, अध्यक्ष सहित कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कौन सा है? हमें असत्य देखना है, सत्य नहीं देखना। तो पहला वाला सत्य है, भारतीय संविधान के 243 एस में लिखा हुआ है अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। ठीक है, वार्ड समिति की अवधि कितनी होगी, इसमें लिखा हुआ है उतनी होगी जितनी नगर पालिका का, इसलिए ये कथन असत्य हो जाता है और ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब असत्य पूछ रहा, केवल 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 243 इसमें उल्लेख है। और दूसरा, कहां पर हो सकती है? वार्ड समिति सब जगह नहीं होती है। 3 लाख या अधिक की जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में, अब जब नगर पालिका बहुत बड़ी हो जाती है तो अलग अलग वार्ड में वार्ड समितियां बन जाएगी जो नगर पालिका के बहुत सारे कामों में हेल्प करती है अलग अलग। ठीक है, वार्ड समितियां गठित की जाएगी जिसमें एक या अधिक वार्ड भी शामिल हो सकते हैं। वार्ड समिति में नगर पालिका द्वारा अधिकतम 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जिनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अवधि कितनी होगी? नगर पालिका की अवधि के समान ही, और गणपूर्ति हेतु अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होना जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं, नगर पालिका द्वारा नियमानुसार मुआवजे का संदाय कर आवश्यक भूमिका अर्जन कर सकती है। इसका प्रावधान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कौन सी धारा में? ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये बार बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। धारा 70 में हमने ये भूमिका अनिवार्य अर्जन के बारे में पढ़ा था, बाकी धाराओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, देख लेते हैं। धारा 70 में भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित प्रावधान है जिसके तहत नगर पालिका अपने क्षेत्र के अंदर या बाहर नियमानुसार जो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार मुआवजे का संदाय कर आवश्यक भूमि का अर्जन कर सकती है। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिका निम्न में से किसकी सिफारिश के बिना बजट अनुदान को परिवर्तित नहीं कर सकती? यानी कि बजट अनुदान को परिवर्तन यानी बढ़ाना घटाना कुछ नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा वित्त समिति। वित्त आयोग से कोई मतलब नहीं, वित्त आयोग तो आवंटन का काम करता है। वित्त समिति, क्योंकि वित्त वाला काम जो कौन देखेगी? वित्त समिति देखेगी। तो वित्त समिति की सिफारिश के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। धारा 89 में ऐसा लिखा हुआ है
ये इसके बिना नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 102 के तहत कौन से कर नगर पालिका लगा सकती है? धारा 102 हमने बताया था, धारा 102 में भी बाध्यकारी कर है, धारा 103 में वैकल्पिक कर या फिर हम उसको अन्य कर कह सकते हैं। तो कौन सा लगा सकती है? वृत्ति यानी कि अपना कोई भी पेशा, प्रोफेशन है उस पर, व्यापार पर कर, सभाओं पर कर, नियोजन कर, सड़कों पर पथ कर, प्रदूषण नियंत्रण कर। तो ये जो सभाओं पर कर है, ये जो है वो 103 में है, बाकी सारे जो हैं वो 102 में। तो 1, 3 और 4 जहाँ पर लिखा हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभाओं पर कर कहाँ है? ये हमने पढ़ा था 103 में। बाकी ये जो सारे के सारे कर 102 में लिखा हुआ कौन से? नगर पालिका क्षेत्र के भूमि और भवन पर कर, वृत्ति, व्यापार, आजीविका, नियोजन पर कर, सड़क, पुल, घाटों पर पथ कर, टोल टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण हेतु कर, सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि या भवन पर विज्ञापन पर कर, ये सारा इसमें आ जाएगा। नगर पालिका किन मामलों में कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय कर सकती है? नगर पालिका ने, आपने टैक्स नहीं भरा, आपकी संपत्ति कुर्क करके लिए, जब्त कर लिए, उसका बिक्री कब कर सकती है? जब लगता है कि कुर्क संपत्ति का शीघ्र नष्ट हो जाएगा तब उसकी नीलामी कर सकती है। कुर्क संपत्ति जरूरी नहीं कुर्क करते उसको नीलामी करें, लेकिन उसको लगता है कि नष्ट होने वाली तो कर सकता है। कुर्क संपत्ति का रख रखाव नगर पालिका के लिए महंगा पड़ रहा हो, दोनों ही कंडीशन में कर सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। कहाँ लिखा हुआ? धारा 134 में ऐसा प्रावधान है कि वो शीघ्र नष्ट हो जाए या महंगा हो तो पूर्व कब्जाधारी व्यक्ति को, जो पहले जिसका था, उसको एक नोटिस देंगे कि भई आपको हम इसको नीलाम कर रहे हैं, अगर आप लेना वापस करना चाहें तो इतना संदाय करके ले लीजिए। उसके बाद ये बिक्री कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नगर पालिका योजना तैयार करने के लिए किन के साथ समन्वय स्थापित करेगी? धारा 159 में हमने जो 3 प्रकार की योजनाएँ लिखी, उसमें ही ये लिखा हुआ है कि नगर पालिका कोई भी योजना तैयार करने के लिए महानगर योजना समिति से, जिला योजना समिति से और राज्य के जो मेन टाउन प्लानर है, मुख्य नगर नियोजक है, तीनों से समन्वय स्थापित करेगी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और 3 प्रकार की योजनाएँ हमने ये पढ़ा ही था। आगे देखते हैं, कौन सी धारा में राज्य सरकार को भूमि के उपयोग में परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग में परिवर्तन अनुज्ञात करने की शक्ति दी गई? देखो आंसर देख लेते हैं, मुझे भी थोड़ा सा कम याद है। धारा 182 लिखा हुआ है 182 में। अब क्योंकि 182 में 2, 4 और ये आगे थोड़ा सा 83 में 2, 83 में 4, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया। धारा 182 इसका सही आंसर होगा। कौन-कौन सा भूमि के उपयोग में परिवर्तन? भूमि का उपयोग का परिवर्तन कौन कर सकता है? पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य सरकार कर सकती है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका खुद नहीं कर सकती, जिला कलेक्टर नहीं करेगा। 182 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है? अब किस तरह के, ये सारा हमने इसको भी डिटेल्स में हमने पढ़ा था यहाँ पे। मैं थोड़ा-सा छोटा करके आपके सामने रख देता हूँ इसको। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 के तहत किसी व्यक्ति को नगर पालिका या राज्य सरकार या अन्य प्राधिकार द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। अगर आपको आवासीय भूमि दी है तो आप आवासीय के लिए यूज कर सकते हैं, कमर्शियल है तो कमर्शियल के यूज हो सकती है, अन्य उपयोग नहीं कर सकता है और न ही दूसरे व्यक्ति को ऐसी अनुमति दे सकता है। लेकिन सम परिवर्तन प्रभार, यानी जब आप चेंज कर रहे हो उसका जो भी चार्जेस लगेगा वो चार्जेस देकर और पड़ोसियों पर जो भी कोई आक्षेप वो आमंत्रित करके कि पड़ोसियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करने के बाद राज्य सरकार या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी उक्त भूमि के उपयोग में परिवर्तन के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना देकर परमिशन दे सकते हैं। कैसे? कोई आवासीय से वाणिज्यिक में, यानी कि रेजिडेंशियल से कमर्शियल, या कोई अन्य प्रयोजन, औद्योगिक से वाणिज्यिक, संस्थागत से वाणिज्यिक, सिनेमा से वाणिज्यिक, पर्यटन से वाणिज्यिक, होटल से वाणिज्यिक और सम परिवर्तन प्रभार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकता है, ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, असत्य कथन का चयन करना है धारा 200 के संबंध में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। ये नालियों से संबंधित है। नगर पालिका क्षेत्र में से समस्त नालियों का नियंत्रण जो है अ, नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, ठीक है। निजी नालियों को ढकने के लिए उचित नालियों की व्यवस्था करना, ये भी ठीक है। घर की नालियां नगर पालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन नहीं होगी। देखो सारी नालियां, समस्त नालियां इनके अधीन होगी, इसका मतलब घर की नालियां भी शामिल हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नालियों की व्यवस्था के संबंध में संबंधित स्वामी को भी नगर पालिका द्वारा लिखित नोटिस जारी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही आंसर है। तो सारे के सारे इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में भवन निर्माण करते समय नगर पालिका द्वारा निर्धारित सामग्री और आकार प्रकार की नाली का निर्माण कर जल निकास की उचित व्यवस्था करना आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर कितने जुर्माने? तो ज्यादातर जो आपको अध्याय 12 में जुर्माने मिलेंगे वो मिलेंगे 2000 से लेकर 5000 तक। कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है। जहां अलग है उसको एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, जहां जुर्माना, बाकी ज्यादातर में क्या मिलेगा 2000 से लेकर 5000 रुपए, ये इसका उत्तर होगा। तो 2000 से लेकर 5000 रुपए का जुर्माना कर सकता है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो।
राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम के तहत 25 लाख रुपए तक के सामान के लिए कौन से प्राधिकारी की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? कितने की बात हो रही है? 25 लाख। ये सवाल तो मैंने आपको पहले करवाया भी था। अगर 25 लाख है तो अतिरिक्त आयुक्त हो जाएगा। आयुक्त है जाता है तो यहाँ पर 1 करोड़ हो जाता है। महापौर है तो 2 करोड़ तक दे सकता है। वित्त समिति अध्यक्ष नहीं, वित्त समिति है तो वो 5 करोड़ तक दे सकते हैं और इसके ऊपर सारी पावर नगर पालिका के पास है। यही लिखा हुआ है हमने। यहाँ पर देखिए। 25 लाख रुपए तक है तो अतिरिक्त आयुक्त उपायुक्त है, 1 करोड़ तक आयुक्त है, 2 करोड़ तक महापौर है, 5 करोड़ तक वित्त समिति और पूर्ण शक्तियां जो मिली है वो निगम को मिली हुई है। क्लियर? आगे देखते हैं। कार्य संचालन नियम 2009 के तहत नियम 4 के तहत नगर पालिका की अति आवश्यक बैठक के लिए कितने, जब अति आवश्यक बैठक हो जाता है तो 48 घंटे पूर्व में यहाँ पर भी सूचना देकर यहाँ पर बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो 48 घंटे की सूचना देना आवश्यक है। नगर पालिका कोई सदस्य बिना अनुमति के कितनी लगातार साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। 3 से अधिक बैठकों में लगातार बिना परमिशन के अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको मुक्त किया जा सकता है। धारा 39 में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इस काल अवधि में क्या बात लिखी हुई है? इस काल अवधि में विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल का समय शामिल नहीं है। अब मान लो कि 3 दिन बिना परमिशन का अनुपस्थित है, लेकिन उस समय वो जेल में है, तो जेल में तो उस समय परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो राजनीतिक कैदी के रूप में हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। नगर पालिका के व्यष्टि सदस्य इंडिविजुअल मेंबर्स के अधिकार और विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के तहत नगर पालिका अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है, नगर पालिका से पूछ सकता है। प्रत्येक सदस्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक सम्यक नोटिस देने के बाद नगर पालिका कार्यालय में निर्धारित फीस का भुगतान कर अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है? निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद उसके अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। अब यहाँ पर ये इनका विशेष अधिकार है कि अगर यहाँ पर नोटिस दिया है तो फिर फीस देने की आवश्यकता नहीं है। सदस्य है और वो भी फीस देगा तो फिर फायदा क्या है? तो सदस्य यहाँ पर फीस देने की आवश्यकता नहीं, बिना फीस के भी ऐसा कर सकता है। कौन सा कथन? सत्य कथन है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सत्य कथन है वो केवल एक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका की कार्यपालक समिति के सदस्य होते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्यपालक समिति के सदस्य कौन-कौन से होते हैं? नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, लेकिन जिला कलेक्टर नहीं होता है। तो 1, 2, 3 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं इसको। ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इसको। नगर पालिका अधिनियम की धारा 55 में, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये धारा 55 में आपको देखना है, नगर पालिका के विभिन्न समितियों के संदर्भ में प्रावधान किया हुआ है। इसमें कार्यपालक समिति जो है, कार्यपालक समिति के सदस्य कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता। इसके अलावा देखना, नगर निगम और नगर परिषद के मामले में 2 महिला सदस्यों सहित 7 सदस्य होना चाहिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और नगर पालिका बोर्ड, यानी कि नगर पालिका बोर्ड तो छोटा होता है, जिसको हम दूसरे राज्यों में नगर पंचायत भी कहा जाता है, वहां 5 सदस्य। तो नगर पालिका जो छोटी वाली है नगर पालिका बोर्ड, उसमें 5 सदस्य। नगर परिषद और नगर निगम में 7 सदस्य, जिसमें 2 महिला होना आवश्यक है। इसके अलावा जो नगर पालिका द्वारा गठित अन्य समिति, उनके अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नगर पालिका अपने बजट में निम्नलिखित में से किसके संबंध में कोई भी प्रस्ताव सम्मिलित नहीं करेगी? ये तो अभी हमने देखा ही था। नए पदों के सृजन या रिक्त पदों को भरना नहीं कर सकती, स्थावर संपत्ति क्रय नहीं कर सकती, किसी निजी संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना नहीं कर सकती, नए वाहन खरीदने के संबंधी प्रस्ताव नहीं कर सकती। चारों सही है, किसी को शामिल नहीं कर सकती। इसके अलावा किसी अन्य मामले के लिए जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश किया जाए वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, धारा 87 में ये लिखा हुआ है। धारा 87, ध्यान देना, धारा 87 में ये बजट के बारे में लिखा हुआ। नगर पालिका की कर अधिरोपित करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित, अभी मैंने बार बार बताया, 102 में बाध्यकारी करों का प्रावधान है, 103 में वैकल्पिक करों का प्रावधान है। कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। बस यही गलती हो जाती है, इसी तरह के सवालों में गलती हो जाती है। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। असत्य पूछ रहा, सत्य पूछ रहा। देखो टीम ने बहुत बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछे हैं, सीधे सीधे सवाल नहीं दिए। जहां लग रहा है कि हाँ इसका आंसर तो आता ही है, लेकिन सवाल यहां से गलती हो गई है ना। तो ये बहुत सावधानी से करना, ये टेस्ट देने का यही फायदा होता है। तो आप में से भी ये आपको बहुत गौर करके इसमें देखना है। ठीक है, ये दोनों लिखा हुआ है। आगे सवाल देखिए।
नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में उपयोगिता प्रभार से वसूल उद्ग्रहित करने की शक्ति है? तो 104 में हमने पढ़ा था, 105 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, वो अलग फीस और जुर्माने। 104 में हमने पढ़ा था उपयोगिता प्रभार। ये सारे के जो ये राजस्व से संबंधित है, सारे के सारे जो धारा लिखी हुई है, कैसे नगर पालिका के पास पैसा आ सकता है उससे संबंधित ये सारी चीजें हैं। तो उपयोगिता प्रभार, उपयोगिता का इसका हिंदी में कह सकते हैं यूजर चार्जेस। क्या बोल सकते हैं? यूजर। आप कोई भी चीजों का नगर पालिका की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूजर सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर यूजर चार्जेस लगेगा, उसके बारे में लिखा हुआ है ना। जैसे किस तरह की सेवाएं? जल निकास और मल वहन की व्यवस्था के लिए, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, जैसे आपकी कचरा घर घर कचरा संग्रहण के लिए गाड़ियां आती है, उन सब के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कालावधियों के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों की पार्किंग के लिए, सार्वजनिक स्थानों या मार्गों पर अपशिष्ट सामग्रियों का ढेर लगाने के बदले में आप यहाँ पर यूजर चार्जेस देना पड़ेगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 के तहत कौन सी संपत्तियां कर मुक्त है? सार्वजनिक पूजा स्थल के लिए प्रयुक्त भूमि, यानी मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए बिल्कुल कोई कर नहीं है। राज्य सरकार की संपत्ति हो या केंद्र सरकार की संपत्ति हो, और उसमें भी वो जो लाभ नहीं ले रही हो वैसी संपत्ति, जो प्रॉफिट कमा रही है, उस पर तो लगेगा। ठीक है ना। तो तीनों ही यहाँ पर आ जाएंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके सामने ये लिखा हुआ है, धारा 107 करारोपण से छूट के बारे में। तो नगर पालिका अथवा केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति, उस पर कर नहीं लगेगा। सार्वजनिक पूजा स्थल के लिए प्रयुक्त भूमि भवन पर भी कर से छूट होगी। राज्य सरकार किसी युक्तियुक्त आधार पर राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी कर के संदाय में छूट और राज्य सरकार देना चाहे तो दे सकती है। राज्य सरकार की कोई संपत्ति लाभ प्रयोजन के लिए हो, न कि लोक प्रयोजन के लिए हो, तो उस पर छूट नहीं होगी। अगर लाभ वाले के लिए है तो उस पर छूट नहीं होगी, उस पर टैक्स लग सकता है। हालांकि वो डिपेंड करता है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका द्वारा किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है? नोटिस में मांगी गई राशि, 131 की बात हो रही है। 130 में हमने मांग का नोटिस पढ़ा था, जो अनुसूची 4 के प्रारूप में दिया जाता है। अनुच्छेद धारा 131 में अनुसूची 5 लागू होती है। किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है? नोटिस में जो मांगी गई राशि उसका संदाय नहीं करने पर, बिल्कुल सही है। राशि का संदाय न करने का कारण नहीं बताने पर, यह भी बिल्कुल सही है। राशि की मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबंध अनुसार अपील करने की दशा में, देखो अगर आपने अपील कर दी है तो वारंट जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपने अपील भी नहीं किए तो वारंट जारी किया जा सकता। तो इस कंडीशन में यहां पर नहीं होगा। तो सत्य कथन का तो 1 और 2 है, इस मामलों में वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन तीसरा में क्या है, अगर अपील नहीं करते हैं तो वारंट जारी की जा सकती है। तो यहां पर थोड़ा सा अलग लिख दिया है। धारा 131 इंपॉर्टेंट है। देखो धारा 130 हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको 108, धारा 117, 130, 131 और 133, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची, एक सेकंड, 117 में 2 था। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, ये सारी इस तरह की अध्याय 7 में 6 अनुसूचियां जुड़ी हुई थी। ठीक है ना, याद रख लेना इसको। तो 131 के तहत निम्न मामलों में वारंट जारी किया जा सकता है 15 दिनों के भीतर भीतर। टाइम भी लिख देना। व्यक्ति या संस्था द्वारा 130 में जो लिखा हुआ है उसके तहत भुगतान नहीं करने पर, भुगतान का उचित कारण नहीं बताने पर, और धारा 121 के तहत कोई अपील भी नहीं कर रहा है। अगर अपील कर रहा है तो फिर ठीक है, रुक जाएंगे, तब नोटिस नहीं, बाकी यहाँ पर वारंट जारी कर सकता है। वारंट किसी अन्य अधिकारी के लिए हस्ताक्षर किसके होंगे? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के। नगर पालिक क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करने का दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं? वही 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का। यही बात हो रही है हमारी सारी। 2000, कुछ विशेष कंडीशन में थोड़ा सा अलग मिलेगा, बाकी ज्यादातर कहाँ कितना मिलेगा? 2000 से लेकर 5000 रुपए तक हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो धारा 183 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर, ये सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन बार बार आ रही, कहां पर है? धारा 183 में, उसके भीतर किसी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा। मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि ये नगर पालिका की रोड है, तो नगर पालिका रोड से पास की कुछ सीमा तय करेगी, भी यहाँ पर कोई निर्माण नहीं करेगा। ये जो लाइन है, ये दोनों, ये सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन कहलाती है, और इसके उल्लंघन पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा, और ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका सामान्य करे और अनुबंध नियम 1974 के नियम 10 की बात हो रही है। ठीक है, नियम ज्यादा मेरे ख्याल से नियम से प्रश्न पूछने के बजाय सीधा प्रश्न पूछेगा। वैसे अब देखो यहाँ पर नियम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इसके तहत लोक निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समय सीमा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 1 लाख रुपए तक की लागत वाले संक्रम के लिए 10 दिन का समय,
और 1 करोड़ रुपए की तक की लागत वाले संक्रमण के लिए 15 दिन का समय। कौन सा कथन सत्य है? देखो यहाँ पर दूसरा कथन सत्य है। 1 करोड़ के लिए 15 दिन ये तो ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए 10 दिन नहीं है, ये 7 दिन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी ये लिखा हुआ है। देखो 1 लाख रुपए तक की लागत के लिए 7 दिन, 1 से 10 लाख रुपए तक के 10 दिन और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक 15 दिन और 1 करोड़ से अधिक होने पर 30 दिन लगता है। ठीक है? चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न 51 नंबर। 50 प्रश्न अपन ने करवा दिए हैं, अब 51 से शुरू कर रहे हैं। देखो अब थोड़ा-सा ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि 50 प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाई जाती है क्योंकि लगभग-लगभग मैंने जब 150 प्रश्न किया तो काफ़ी जो रिपीट वाले सवाल उसको हम थोड़ा-सा फास्ट कर लेते हैं। योजना परिवर्तन के कितने समय तक नगर पालिका उसका पुनरीक्षण कर सकती है? देखो 3 तरह की योजनाएँ जारी करती है। योजना जारी करने के बाद कितनी तरह की उसका उसका पुनरीक्षण में कितने समय बाद कर सकती है? देखो इसका सही आंसर है वो 10 साल तक के समय के भीतर उसका पुनरीक्षण कर सकती है। ये इसका सही आंसर होगा। 165 में लिखा हुआ है। ठीक है? नगर पालिका स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार के आदेश से किसी योजना लागू होने की तारीख से 10 साल के भीतर-भीतर उस योजना का पुनरीक्षण कर सकती है। नगरीय निकायों के कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की राज्य सरकार की शक्तियां नगर पालिका अधिनियम 2021 धारा में उपबंधित है। देखो नियोजन में अपव्यय का मतलब नियोजन यानी आपने नौकरी दी है उसमें अपव्यय या तो ज्यादा लगा दिया है, जरूरत नहीं वहां लगा दिया है, तो क्या कर सकते हैं? 318 में लिखा हुआ। 318 का मतलब हम लास्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है? जहां पर 309 से 327 है, तो जहां ज्यादा कर्मचारी वो दूसरी नगर पालिका में शिफ्ट हो सकता है। 318 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ अतिशेष कर्मचारी, जो ज्यादा कर्मचारी उनको अन्य नगर पालिका में भेजा जा सकता है। निर्वाचक नामावली के दौरान अपने पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाए जाने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए दंड का प्रावधान कितना है? उसका दंड का प्रावधान मैं आप सीधा आंसर लगा रहा हूँ फास्ट, बस इसी सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर 3 महीने से लेकर 2 साल तक की उसको कारावास का या 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। कहां पर लिखा हुआ है? धारा 20 में लिखा हुआ है। बाकी ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, वहां पर और आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। यही जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है। धारा 36 के तहत सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्भरता, राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल की सिफारिश के बाद लेखबद्ध कारणों से सदस्यों की निर्भरता को हटा सकेगा या राज्य निर्वाचन आयोग लेखबद्ध कारणों से किसी भी। देखो यहाँ पर जो धारा 36 में जो बात लिखी है वो इसमें लिखा हुआ कौन सत्य कथन का चयन करना, तो केवल 2 वाला इसमें सत्य कथन होगा, यहाँ पर बी। ठीक है? तो निरर्थक का हटाया जाना और उसकी काल अवधि में कमी करना दोनों इसमें लिखा हुआ है। न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब क्या? हमने अध्याय 12 में बहुत बार न्यूसेंस शब्द को यूज किया है। न्यूसेंस का मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र या वस्तु जो दृष्टि ग्रहण, दृष्टि यानी देखने में, ग्रहण यानी सूंघने में, श्रवण में, चेतना के लिए हानि या खतरा उत्पन्न करता है, उसको हम न्यूसेंस कहेंगे, उपयोगी वाला नहीं होगा। यही बात इसमें लिखी हुई है। नगरीय निकायों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली निर्वाचन याचिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन याचिका, निर्वाचन याचिका का मतलब है कि चुनाव लड़ा लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है तो याचिका दायर कर सकता है। निर्वाचन याचिका क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ सत्य कथन बताना, ठीक है। निर्वाचन याचिका पराजित उम्मीदवार या जिसका नामांकन रद्द हो गया उसके द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। निर्वाचन याचिका 1000 रुपए से कम के निक्षेप में, तो 1000 से कम का निक्षेप नहीं है, 1000 का निक्षेप होना चाहिए, तो सत्य कथन केवल 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए, ठीक है, केवल 1 और 2 हो जाएगा। कहां पर लिखा हुआ? धारा 44 में ये बात लिखी हुई है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारण क्या होगा। धारा 43 में ये सारी बातें लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ 1000 रुपए का निक्षेप होना चाहिए। धारा 50 के तहत नगरीय निकायों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्यभार के हस्तांतरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर पहला लिखा हुआ उपाध्यक्ष का कार्यभार अध्यक्ष को सौंपा जा सकता है, ये बात तो ठीक लग रही है। असत्य कथन का चयन करना है पहली बात, ये देखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि सत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य कथन है तो ये तो सही है। उपाध्यक्ष का कार्यभार केवल सदस्य को ही सौंपा जा सकता है, नहीं ये गलत है, तो ये हमारा आंसर में आएगा। किसी सदस्य का कार्यभार दूसरे सदस्य को सौंपा जा सकता है, न कि अध्यक्ष, ये भी गलत है। कार्यभार केवल 2 माह की अवधि, नहीं, कार्यकाल 6 मानी 2 माह की अवधि तक 60 दिनों तक ये सौंपा जा सकता है, तो 2, 3, 4 जो है वो हमारे असत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है? ये सारा इसमें मैंने व्याख्या में भी लिख दिया है। 50 में लिखा हुआ अध्यक्ष का पद आकस्मिक रिक्त होने पर उपाध्यक्ष को और यदि उपाध्यक्ष नहीं होते ऐसे सदस्य को जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे। अध्यक्ष आरक्षित वर्ग है तो कार्य, ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। ये जो कार्यभार सौंपना है, अध्यक्ष का पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो किसी सदस्य को। अध्यक्ष अगर आरक्षित वर्ग है तो उपाध्यक्ष भी आरक्षित वर्ग का होना चाहिए और उपाध्यक्ष नहीं है तो सदस्य को सौंपा जाएगा। ठीक है?
उपाध्यक्ष का कार्यभार अध्यक्ष को और यदि अध्यक्ष नहीं होता ऐसे सदस्य को जो राज्य सरकार निर्देश दे। ऐसा कार्यभार 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं सौंपा जा सकता है। किसी सदस्य का कार्यभार अध्यक्ष को तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, तो सदस्य का कार्यभार भी अध्यक्ष को और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को सौंपा जाएगा। धारा 64 नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका पदधारी द्वारा संविदा में हित रखने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अगर नगर पालिका का ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जो नगर पालिका के पदधारी है चाहे कर्मचारी है उसके बारे में वो कितना हद रख सकते हैं। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी संविदा में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। संविदा में प्रत्यक्ष रूप से 10% रख ही नहीं सकते। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी द्वारा संविदा में 10% से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा रखने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी संविदा में हिस्सा नहीं रख सकता। धारा 64 में ऐसा लिखा हुआ है। 59 में क्या है? नगरीय निकाय के बजट प्राकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो नीचे लिखा हुआ कौन सा जो है असत्य कथन कौन सा नहीं है। असत्य नहीं है मतलब जो सत्य है वो बताना है। बजट प्राकलन में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, लेकिन नगर पालिका पर बाध्यकारी नहीं होंगे। बजट प्राकलन के समय में राज्य सरकार निर्देश बाध्यकारी होते हैं। असत्य नहीं है यानी सत्य, तो सत्य तो 2 आ रहा है, केवल 2 हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो केवल 2 वाला इसमें आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर होगा। बजट प्राकलन की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सारी डेट वाइज बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर सबसे पहले 15 जनवरी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो 15 जनवरी से पूर्व बजट प्राकलन तैयार करेगा। ठीक है, उसके बाद बजट पेश होता है 31 जनवरी से पहले पहले पेश होगा। 15 फरवरी से पहले पहले पारित हो जाना चाहिए। अगर पारित नहीं हो पाता तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व होगा कि वो 28 फरवरी से पहले पहले अपनी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दें। नगरीय निकाय द्वारा उद्ग्रहित कर लगाने वाला और विकास प्रभार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवास या गैर आवासीय भवन पर ही विकास प्रभाव, 20 मीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 14 मीटर, उस पर विकास प्रभार लगाया जा सकता है। नगरीय विकास प्रभार का एक पृथक लेखा रखेगी और उससे किसी अन्य प्रयोजन खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, किसी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में प्रभाव सभी निवासियों द्वारा संदेह होंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये मिस्टेक है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो केवल एक सत्य नहीं है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। धारा 115 के तहत स्वामी द्वारा भवन निर्मित या परिवर्तित करने की सूचना 1 माह तक नहीं देने पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। धारा 115 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कराधान से संबंधित अपील करने का प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है? ये होगा धारा 121। धारा 121 में कराधान से संबंधित अपील है। कर निर्धारण या निर्धारण में किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध अपील और ऐसे समस्त मामलों में जिन्हें यथापूर्वक कोई अपील नहीं की गई है। धारा 130 के अधीन मांग में नोटिस, धारा 130 बहुत अच्छे से याद रख लेना मांग की नोटिस के बारे में। तो धारा 121 में लिखा हुआ कि अगर आपको नोटिस देने से पहले अगर आप अपील कर देते तो फिर नोटिस की आवश्यकता नहीं रहती है। कलेक्टर को या ऐसे अन्य अधिकारियों को जो राज्य सरकार द्वारा इसे नियमित सशक्त किया जाए उसको अपील की जा सकती है। आप पर टैक्स बकाया है, आपको टैक्स चुकाना है, तो धारा 130 के तहत आपको मांग का नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 121 के तहत अपील कर देते तो फिर वो नहीं लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 63, नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों में कास्ट जमा करने या गड्ढा खोदने के संदर्भ में क्या उपबंध है? देखते हैं। नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना उपयुक्त दोनों कार्य नहीं किए जा सकते हैं। ये कह रहा है गलत, ये तो सही है, नहीं किए जा सकते हैं। गलत उपबंधों का चयन करना, सार्वजनिक मार्ग पर कास्ट जमा या गड्ढा खोदने के संदर्भ में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 5,000 रुपए तक का जुर्माना, नहीं 5,000 का जुर्माना नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कितना जुर्माना है। अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन या रात के लिए 500 रुपए, ये तो गलत उपबंध तो केवल 2 होना चाहिए। 5,000 रुपए जुर्माना नहीं होता है, यहाँ 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर होगा। क्लियर? और प्रतिदिन 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक दंडित किया जा सकता है। 64वां सवाल क्या है? नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत किए बिना निर्माण या पुनर्निर्माण करने का दोष सिद्ध होने पर कितने जुर्माने का प्रावधान है? तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का साधारण कारावास और 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। धारा 194 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हमने सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नगर निकायों की नालियों या जल प्रणालियों पर परिनिर्माण करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे नगर पालिका की अनुज्ञा के बिना भी उसकी नालियों पर निर्माण कर सकती है? नहीं कर सकती, गलत कथन है। नगर पालिका नालियों पर बने अवैध ढांचे को गिराना खर्च नगर पालिका स्वयं वहन करेगी? नहीं, खुद नहीं करेगी। बिना अनुज्ञा नगर पालिका नालियों पर बनाए गए ढांचे को गिराना खर्च संबंधित स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा? ये सही है। कौन सा कथन असत्य नहीं, यानी जो सत्य है वो पहचानना, तो सत्य कौन सा है? 3, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें देखो कौन सा कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है मतलब सत्य है वो पहचाना। तो देखो ये यहाँ पर ये असत्य, ये असत्य, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको।
क्रॉस और जो राइट हो, फिर उस सवाल को देखकर करना है अपने को। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सत्य है, असत्य है, असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 66 में देखिए, नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संदर्भ में प्रावधान? देखो 234 में जीव चिकित्सा अपशिष्ट है और यहाँ पर परिसंकट में अपशिष्ट है, मैंने आपको दोनों बताया था। उसमें रेगुलेशन का काम नगरपालिका का होगा, इन दोनों के रेगुलेशन देखने का ये लिखा हुआ है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, 234 और उसके बाद 235। 67 में देखिए, नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत स्थित धुआं उत्पन्न करने वाले स्रोतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम क्रॉस लगा देंगे, जो राइट है उस पर राइट और फिर पता निकल जाएगा। नगरपालिका अपने क्षेत्र में चलने वाली प्रत्येक भट्टी से निकलने वाले धुएं को कम करने का आदेश दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। रेलवे यातायात और सड़क मरम्मत के लिए उपयोग में आने वाले इंजन पर इस धारा के प्रावधान लागू होते हैं? नहीं, इस पर लागू नहीं होते हैं। धुएं को यथासाध्य खपाने के नगरपालिका आदेश की अवहेलना करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दो, केवल दो, इसका आंसर हो जाएगा अपने बी। ठीक है। और पहली बार अवहेलना पर 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना, और इसके बाद भी अवहेलना पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना। और ये रेलवे यातायात परियोजना के सड़क मरम्मत के लिए उपयोग में लाए जाने इंजन पर लागू नहीं होगी। 68 में देखिए, धारा 282 के तहत कतिपय व्यवसाय के नियमन के संदर्भ में कथनों पर विचार करते हैं। आवासीय क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व्यवसाय को नगरपालिका आदेश द्वारा हटवा सकती है, बिल्कुल सही है। उद्योग को हटाने का आदेश नगरपालिका नहीं दे सकती, गलत है, दे सकती है। कतिपय व्यवसाय के संदर्भ में नगरपालिका के नोटिस का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5000 रुपए का नहीं है, 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए का जुर्माना है। इसका मतलब ये कथन भी कैसा हो गया? गलत। ये कह रहा है कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर होना चाहिए केवल एक, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा भी कौन सा सत्य नहीं है, असत्य नहीं, इस तरह का उलझा है तो ये उलझना नहीं है अपने को। तो राइट और क्रॉस, असत्य नहीं है मतलब सत्य है वो देखना, तो सत्य एक, ये आंसर हो गया अपना। आगे देखते हैं, नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका संघ के गठन? ये वापस आ गया नगरपालिका का यूनियन, धारा 297 हमने पढ़ा था, चैप्टर 12 का लास्ट आर्टिकल है, लास्ट धारा है, ये सेक्शन है, लास्ट सेक्शन। उसमें नगरपालिका संघ का गठन क्या और उसके कर्तव्य क्या है वो सारा लिखा हुआ है। कम से कम राज्य की जो कम से कम अगर आधी नगरपालिका ऐसा चाहे तो ऐसा संघ गठन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। नगरीय निकायों और नगर विकास प्राधिकरण के मध्य विवाद होने पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा? अगर इनके बीच विवाद होगा तो अंतिम विनिश्चय राज्य सरकार का ही होगा, राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा मामला और इसका निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। ये अपने धारा 324 में लिखा हुआ है। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका सामान्य कर और अनुबंध नियम 1974 की बात करें, नियम 14 के तहत नगर पंचायत क्षेत्र में 50 लाख तक के व्यय के मामले में किसका होगा? इसके पहले हमने जो पढ़ा वो नगर निगम का मामला था, महापौर के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर इसकी बात हो रही है नगर पंचायत। नगर पंचायत का मतलब जो नगर पालिक बोर्ड है, जो सबसे छोटे वाले होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो देखो, ईओ के बारे में बात करते हैं, वित्त समिति, तो यहाँ पर तो आंसर वित्त समिति हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब मैं आपको यहाँ 1 लाख रुपए तक का मामला है तो ईओ कर सकता, क्योंकि नगर पालिका की बात हो रही है। 25 लाख तक की बात है तो अध्यक्ष हो सकता है, और 50 लाख तक की बात है तो वित्त समिति की हो सकती है, और पूर्ण समिति की बात करें तो वो नगर पालिक बोर्ड में आएगी। क्वेश्चन नंबर 72, नियम 1974 वाली बात करें, समान क्रय और अनुबंध नियम वाले के नियम 3 के तहत सामान का क्रय और कार्य का निष्पादन करने के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सामग्री या सामान के प्रदाय के लिए जिसमें 1000 रुपए से अधिक का व्यय अंतर्गत की संविदा आमंत्रित की जाएगी, ठीक बात है। और दूसरा है कि 5000 रुपए वाले में, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब जो सत्य है उस पर टिक करना, तो केवल एक, आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा यहाँ पर आंसर है, 1000 रुपए से अधिक वाले में हो जाएगा। 1000 का जो है कोई सामान लाना हो, सामान लाना हो तो 1000 रुपए है, सामान लाना है तो 1000 रुपए है, और अगर कोई कार्य करवाना है, ठीक है, तो 2000 रुपए है, उनके लिए निविदा जारी की जाएगी। उपाध्यक्ष से क्या तात्पर्य है? धारा 2 में जो लिखा हुआ उपाध्यक्ष का मतलब है नगर पालिक बोर्ड में उपसभापति, नगर पालिक बोर्ड में उपसभापति नहीं होता है, उपाध्यक्ष होता है। नगर परिषद के मामले में उपाध्यक्ष नहीं, नगर परिषद में उपसभापति होता है। नगर निगम में उपायुक्त नहीं, उप महापौर होता है। तो नगर परिषद के मामले में आयुक्त तो प्रशासनिक अधिकारी हो गया, नगर परिषद के मामले में उपसभापति, ये बिल्कुल सही है। ये धारा 2 में ये सारी परिभाषा लिखी हुई है। देखो, नाम किस किस नाम से जानते हैं? नगर पालिका में जो होगा वो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, उसके बाद सभापति, और उसके बाद यहाँ पर आएगा महापौर। ठीक है। और अगर हम उनके उपसभापति उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर उपाध्यक्ष कहेंगे इसको, इसको उपसभापति कहेंगे, और इसको उप महापौर। ठीक है। ये कहाँ पर? ये नगर पालिक बोर्ड में, ये नगर परिषद में, और ये नगर निगम में।
ये सारे प्रावधान हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के तहत नगरीय निकाय के वार्ड का निर्धारण करने के संबंध में कथन पर विचार करना है। आरक्षित स्थान का निर्धारण चक्रानुक्रम रोटेशन से लिया जाएगा कि एक बार यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर। बिल्कुल सही है कि जैसे एक बार एससी कैटेगरी आ गई, एक बार ओबीसी आ गई, एक बार अनरिजर्व्ड आ गया, इस तरह से। एससी व एसटी वार्ड ऐसे भाग में निर्धारित की जाएगी जहां की जनसंख्या कम हो। गलत कथन है। जनसंख्या जहां पर ज्यादा हो वहां पर ऐसे वार्ड होंगे। वार्डों का निर्धारण राज्य सरकार के आदेश से ही होगा, ये भी सही है। कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी जो सत्य है वो चुनना। 1 और 3 है, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ वार्डों का संख्यांकन किसी नगर पालिका के स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोण, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह की नगर पालिका है तो उत्तर पश्चिम कोण कौन सा हो जाएगा, उत्तर में चलना, पश्चिम में चलना, यहाँ से इसका संख्यांकन शुरू होगा 1 2 3 4। फिर वो एससी एसटी का जो भी करना होगा कर सकते हैं। धारा 21 क, ठीक है, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन हेतु विशेष पात्रता वाला है। अधिकतम आयु सीमा कितनी है, वहां पर आयु सीमा दे रखी है 21 से 35 साल के लिए, और वहां पर विशेष बातें लिख रखी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35 साल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार 21 का में क्या लिखा हुआ, कतिपय यानी निश्चित स्थानों के लिए विशेष अर्हता। राज्य सरकार द्वारा विहित नगर पालिका के कतिपय स्थानों पर विशेष पात्रता का प्रावधान किया हुआ है, जिसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी या महिलाओं के लिए निर्धारित सीटों में से ऐसी सीटें 2 से अधिक नहीं होगी। जहां एससी एसटी ओबीसी या महिला सीट की संख्या 3 से कम हो, वहां से केवल एक ही सीट होगी। ठीक है, और जहां अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से कम हो, वहां से केवल एक सीट होगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के तहत उम्मीदवार द्वारा मिथ्या धारा कौन सी है, धारा 28। धारा 28 में क्या लिखा हुआ, किस बारे में लिखा हुआ, धारा 28 के तहत उम्मीदवार द्वारा मिथ्या सूचना देने या सूचना छिपाने पर निर्वाचन अपराध के तहत कितने दंड का प्रावधान, केवल 6 माह का, 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, 1 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों, 6 महीने का कारावास या जुर्माना दोनों इस पर हो जाएगा। धारा 28 में क्या लिखा हुआ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित निर्वाचन अपराध, निर्वाचन के समय उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा कथन में मिथ्या घोषणा करता है अथवा कोई सूचना छिपाता है तो 6 माह के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय हो जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 2021 धारा में नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखो 48 में इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य के बारे में लिखा हुआ कि बैठक की अध्यक्ष क्या कर सकता है, बैठक आयोजित करना, अध्यक्षता करना, बैठक में कार्य संचालन को विनियमित करना, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालिक प्रशासन पर निगरानी करना। उपाध्यक्ष का कर्तव्य क्या है, अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित कर्तव्य और शक्तियों का पालन करना और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये इसका मुख्य काम होता है। किन परिस्थितियों या कार्यों के लिए बजट अनुदान में समाविष्ट किए गए बिना भी नगर पालिका निधि में से धन का संदाय किया जा सकता है। देखो, नगर पालिका कोई भी धन देना हो तो पहले बजट पारित होना चाहिए, लेकिन बजट पारित नहीं हो नगर पालिका द्वारा तो भी कौन सा धन वो दे सकती है, कर और अन्य धन का वापस रिफंड करना हो, बिल्कुल सही है। खतरनाक रोगों के फैलने पर बिल्कुल फिर बजट पारित होने का इंतजार नहीं करेंगे। राज्य सरकार द्वारा लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमण के लिए अस्थायी संदाय देना हो तब भी, और वापस प्रतिकर यानी मुआवजा के रूप में भी, यानी कि सारे के सारे इसमें कौन सा सही कूट का चयन, तो 1 2 3 4 सभी सही है। इसके अलावा संविदाकारों या अन्य व्यक्तियों को कोई निक्षेप डिपॉजिट पड़ा है तो उसके लिए बजट पारित होने की आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका द्वारा भूलवश संग्रहित या कोई डिपॉजिट ले लिया तो भी नहीं, और उनका रिफंड करना तो भी कोई जरूरी नहीं है। नगर पालिका की संपत्ति या मानव जीवन को हुए अचानक भय या खतरे को टालने के लिए किसी भी नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई में जो भी खर्चा हुआ है, वेतन, मजदूर, इनके वापस पैसा देने के लिए यहाँ पर बजट का इंतजार नहीं कर सकते हैं। नगर पालिका द्वारा कर अधिरोपण के संदर्भ में प्रकाशित नोटिस के बाद कितने समय के भीतर नगर पालिका निवासी अपने जो आपत्ति है वो भेज सकते हैं, तो यहाँ पर देखो लगभग 1 महीना, ठीक है, 1 महीने का समय है। ये कौन सी बात हो रही है, कर अधिरोपण। कर अधिरोपण का मतलब यहाँ पर धारा 108 इन्वॉल्व हो रही है और प्रथम अनुसूची इन्वॉल्व हो रही है। इसी प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है कि अगर अपना जो भी आक्षेप है वो यहाँ पर 1 माह के भीतर भीतर यहाँ पर भेज देते हैं, भेजना है उस पर विचार कर सकते हैं। 80 में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 120 के तहत नगर पालिका द्वारा संपत्ति के संबंध में कर मूलतः किससे उद्ग्रहित होता है, वास्तविक अधिभोगी से, सही है। संपत्ति पट्टे पर हो तो पट्टाकर्ता से, उप पट्टे पर दी गई तो उस व्यक्ति जिसने पट्टे पर दिया हो, ये मिस से कर रहा है। उप पट्टे पर अगर दी जा रही हो तो उप पट्टे का मतलब पट्टे पर और पट्टा, यहाँ पर वरिष्ठ उप पट्टाकर्ता जो होगा उसका जिम्मेदारी होगा या
जरूरी नहीं है। जैसे हो सकता है मैंने पट्टा दिया हो लेकिन अब बड़ा पट्टा सामने वाले के पास है तो टैक्स उस पर उससे वसूला जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 तो सही है, सही कूट का चयन करना, 1 और 2 सही है। तीसरे में ये उप पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से ना कि जिसने पट्टा दिया हो। ठीक है, यही बात हमने इसमें लिखी है, धारा 120 में ऐसा लिखा हुआ है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 133 के तहत निम्न में से किस संपत्ति की नगर पालिका द्वारा कुर्की नहीं की जाएगी? व्यतिक्रमी यानी डिफॉल्टर जिसे कुर्की की जानी, उसकी पत्नी और बच्चों को पहनने के आवश्यक कपड़े और बिस्तर नहीं, ये नहीं की जाएगी, मतलब ये राइट है। कृषि की खेती उपकरण ये भी नहीं किया जा सकता। परिवार की अधिभोग की समस्त वस्तु, जैसे ही समस्त लिख दिया तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, कुछ वस्तु तक की जा सकती है, समस्त वस्तु नहीं, ये कट हो जाएगा। गैर कृषि उपकरण इसका भी किया जा सकता है। सही कूट का चयन करना यानी कि 1 और 2 उसकी कुर्की नहीं की जाएगी, बाकी की कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 133 में ये लिखा हुआ है। यानी जो बहुत ज्यादा जैसे खाना बनाने के बर्तन, शिल्पियों के औजार, कृषकों को खेती के उपकरण, बीज और पशु जो उसके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है उसकी कुर्की नहीं की जा सकती। जो उसके आवश्यक कपड़े हैं वो बिस्तर है उनके नहीं की जा सकती है। धारा 139 के तहत, ये लाइन तो हमेशा बार-बार वही रिपीट हो रही है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। धारा 139 के तहत नगर पालिका द्वारा किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय की कार्रवाई में विफल रहने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध किसके समक्ष वाद लाया जाएगा? तो जो भी संबंधित न्यायालय है उसके समक्ष ये लाया जाएगा। ठीक है, ये धारा 139 में लिखा हुआ वाद लाने की अनुकल्प शक्ति। यदि नगर पालिका किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय की कार्रवाई में विफल रहे तो उसके खिलाफ वाद यानी केस लगाया जा सकता है उस न्यायालय में। मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट करा रहा हूँ अब, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। इससे ज्यादा है कि मैं सीधा प्रश्न पढ़ूं और आंसर, ताकि आपके भी फटा लास्ट टाइम पर फटाफट रिवीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उपधारा 3 खंड 4 को इतना डिटेल में चले गए। महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति कब जुड़ गई? 2017 इसका आंसर है। 2017 को नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर एक नई धारा जुड़ गई, धारा 55 की उपधारा में ये। ठीक है, किससे संबंधित है? महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था वाली समिति। किस धारा में वार्ड समिति के सामान्य कार्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं। धारा 60 में ये सारे सामान्य कार्य लिखे हैं, जैसे ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करना, स्वच्छता कार्य का पर्यवेक्षण करना, विकास योजना तैयार करना, योजना का क्रियान्वयन, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है तो दान के रूप में धन जुटाना, खेलकूद गतिविधि को प्रोत्साहन देना, पार्क का रखरखाव, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव, ये सब सामान्य करते सब कहाँ लिखे हुए? धारा 60 में लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 241 धारा 241 के तहत बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापना करने पर दंड का प्रावधान कितना है? 2 महीने से लेकर 6 महीने तक तो साधारण कारावास हो सकता है और 25,000 रुपए से लेकर 50,000 तक का जुर्माना है। यहाँ लिख दिया 30,000, इसलिए ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए व सी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर 25,000 हो जाता तो अब आंसर हो जाएंगे यहाँ पर 25,000 होना चाहिए। 2 माह से 6 माह तक तो ठीक है, प्लस ये भी है पूरा, तो ये दोनों मिलाकर होगा। ठीक है, इसलिए इसमें हमने ए आंसर लिखा। 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यानी कि राज्य सरकार अपने आदेश से मूर्ति लगा सकती है, कोई इसको हटा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता और अपनी इच्छा से कोई भी मूर्ति नहीं लगा सकता है। इस धारा में संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की संबंधी है, तो कोई भी कुत्ता जो रेबीज से ग्रस्त हो जाता है धारा 249 में लिखा होकर उन पर कार्रवाई कर सकती है। क्लियर? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत धारा 166 में विकास क्षेत्रों की घोषणा अध्याय 11 से संबंधित है। असत्य कथन का चयन करना है। नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। सही है। विकास क्षेत्र में भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा फिर आवश्यक होगी, क्योंकि विकास क्षेत्र घोषित हो चुका है। कुछ कुछ मामलों में छोड़कर बाकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। किसी राजमार्ग, सड़क या लोक मार्ग के रखरखाव या सुधार के लिए नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा आवश्यक नहीं है, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य कथन कोई नहीं है, क्योंकि सारे सत्य हैं। कहां पर अनुज्ञा आवश्यक नहीं है? किसी भवन के आंतरिक भाग का रखरखाव कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर बाहरी तोड़फोड़ हो रही तो आवश्यक होगा। किसी विधि के दिन किसी प्राधिकार दिए आदेश या निर्देश के अनुपालन के लिए आवश्यक नहीं है। खेती करने के मामूली अनुक्रम में किया कि कुआ बोरिंग कोई खोदते तब आवश्यक नहीं है। कृषि प्रयोजन है तो भूमि तक पहुंचने के लिए अगर रोड बना रहे तो आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति भूमि का उपयोग या विकास अपराधिकृत रूप से करता है तो व्यक्ति कितने रुपए की शास्ति का भागी होगा? तो वो 5,000 रुपए का, उसमें 167 में लिखा हुआ है। अगर कोई अपराधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग करता है ना, अध्याय 11 चल रहा है, ये अध्याय 11 की बात है, तो 5,000 रुपए का दंड उस पर लगाया जा सकता है। अपराध जारी रहने पर 100 रुपए से दंडित किया जा सकता है।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका शक्ति और अपराध, ठीक है, ये चैप्टर 12 उसके संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखते हैं असत्य कौन सा है। नगर पालिका के भीतर समस्त मल नालियों, शौचालयों, फ्लश शौचालय और घरों की नालियां नगर पालिका के नियंत्रण में होती है। बिल्कुल सही बात है। 201 के तहत नालियां बनाने की शक्ति नगर पालिका में है, ये भी सही है। भवन से प्रभावी जल निकासी के मामले में नगर पालिका निर्देशों की अवज्ञा पर संबंधित व्यक्ति पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना, ये भी सही है। तो असत्य कथन, ठोस अपशिष्ट राज्य सरकार की संपत्ति होती है। ये हमने धारा 228 में पढ़ा था कि ये नगर पालिका की संपत्ति होती है। नगर पालिका अपने हिसाब से इसको व्ययन कर सकती है, न नागरिक उस पर हक जता सकता है, नहीं ये संपत्ति पैसा जो भी मिलेगा वो नगर पालिका का होगा, राज्य सरकार का नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? 228 में लिखा हुआ है, ठीक है, 228। एक सेकंड, ये जो है 228 है, न कि 288, 228, ठीक है, ये 228। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 240 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 240 की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस धारा के तहत नगर पालिका को किसी मार्ग, कॉलोनी, मोहल्ला, बाजार, उद्यान या किसी भी अन्य लोक स्थान या पथ को विनिर्दिष्ट नाम से अभिहित करने के लिए निर्देश देना विधिपूर्ण होगा। बिल्कुल सही है कि किसी भी मार्ग, कॉलोनी को नाम दे सकती है राज्य सरकार। इस प्रकार का निर्देश नगर पालिका पर बाध्यकर होगा। बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका किसी भवन के बाहर संख्यांक प्लेट लगा सके जिसका खर्च स्वयं भवन स्वामी, ये भी सही है। यदि कोई भवन स्वामी संख्यांक प्लेट को नष्ट करता है या हटाता है तो न्यूनतम 2000 रुपए का दंड। ये न्यूनतम 2000 का दंड नहीं है, ये 1000 से 2000 रुपए का दंड होना चाहिए। तो 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का दंड है, इसका मतलब ये कथन हमारा गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 240 में लिखा हुआ मार्गों के नाम रखना और मकानों को संख्यांकन, इस संख्यांकन वाली प्लेट को कोई अपने हिसाब से तोड़ नहीं सकता है, लगाने से मना नहीं कर सकता। 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। वह शक्तियां जिनका प्रयोग खतरनाक रोगों के रोकने के लिए किया जाता है उसका संबंध है धारा 273 से। एक बार देख लेते, सारी धारा लिखी हमने। 269 में क्या है, ये सारी धारा एक बार देख लेना चाहिए। 269 में लिखा हुआ नगर पालिका द्वारा बाजार, वधशाला और कतिपय कारोबार के लिए लाइसेंस अनुज्ञप्ति देना। 273 अभी हमने पढ़ा था। 274 अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। 78 में लिखा हुआ नगर पालिका की शमशान भूमि पर ईंधन की दुकानों के लिए लाइसेंस दे सकता है। लाइसेंस के बगैर वहां पर कोई भी यहाँ पर ईंधन की दुकान भी नहीं खोल सकता है। 92 में देखते हैं, अपराधों के अभियोजन के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। अपराधों के अभियोजन के संबंध में असत्य कथन, नगर पालिका किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसने नगर पालिका की राय में इस अधिनियम के नियम या उपनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध कारित किया तो उसे समझौता कर सकती है। बिल्कुल सही है, समझौता कर सकती है, ये लिखा हुआ है इसमें। नगर पालिका द्वारा समझौता किए जाने के बाद ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी ठीक है। हमें देखना है असत्य कथन। नगर पालिका इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विधि के अधीन अभियोजन को प्रत्याहृत भी कर सकती है, ठीक है। नगर पालिका इस अपराध के अधीन अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्ति की कार्रवाई को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। देखो यहाँ पर नियम बनाने का मतलब है, नियम बनाने में थोड़ा सा इश्यू रहेगा। जो नियम बना रही है वो नगर पालिका नहीं बनाएगी, वो कौन बनाएगा? वो राज्य सरकार नियम बना सकती है, न कि नगर पालिका। क्लियर है? तो यहाँ से ये कथन जो है हमें डाउटफुल लग रहा है, गलत है। आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका 299 में, धारा 299 में ऐसा लिखा हुआ है कि ये राज्य सरकार नियम बना सकती है, न कि नगर पालिका। मिलान करते हैं 300, 303, 304, 305। तो यहाँ पर देखते हैं वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। 303 में लिखा हुआ है वाद, मतलब कि अगर कोई विफल रहता है तो अनुकल्पी प्रक्रिया, वैकल्पिक प्रक्रिया यह है कि उस पर न्यायालय में यह लेकर आएंगे। और इसके अलावा 300 में है नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1 इसी में दे रखा है। तो 4 और 3, 304 में 4 हो जाएगा। नगर पालिका या उसके विरुद्ध अधिकारी के विवाद, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला। हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये सारा का सारा इसमें लिखा हुआ 300, 300 में क्या है, 304 में क्या है, 305 में क्या है, सभी इसमें लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी नगर पालिका द्वारा किसी समूह आवासन यानी हाउसिंग बोर्ड या इस तरह का कुछ भी परियोजना, समूह आवासन परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए नगर पालिका भूमि का पट्टा जारी करती है, तो इस परियोजना के कितने प्रतिशत भूखंड या आवासन इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह को दी जाएगी? ये होता है 20%, ठीक है। ये 20%, ये कब हुआ ये देख लो। 73, धारा 73 में लिखा संपत्ति का अंतरण और संविदा को संबंध में उपबंध।
नगर पालिका द्वारा किसी परियोजना के विकास और आवासन इकाई में कोई भी पट्टा दे रहा है तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके निम्न आय कीमतों में पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा दूषित किए जाएंगे वो आवंटित किए जाएंगे। तो राज्य सरकार ने कितना कर रखा है, 20% यहाँ पर हो जाएगा कि 20% इनके लिए रखा जाएगा। 95 में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति के विरूपण का निवारण अध्याय को वर्ष 2018 में, ये अध्याय 12 क में लिखा हुआ है, जो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है पर छोटा सा अध्याय है, पता होना चाहिए। 2018 में नगर पालिका में अंत्य स्थापित किया, ठीक है। संपत्ति के विरूपण पर प्रथम अपराध की दोष सीधे पर 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों दंड हो सकता है, ठीक है। पश्चातवर्ती अपराध की दशा में आर्थिक दंड 20,000 रुपए तक का हो सकता है। तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों ठीक है। यदि नगर पालिका अधिनियम 2009 की चौथी अनुसूची के अनुसार, चौथी अनुसूची यानी कि धारा 130 से जुड़ा हुआ मांग का नोटिस कि तामील से कितने दिवस के भीतर मांग की राशि नगर पालिका कार्यालय में जमा नहीं करवाता है या राशि जमा नहीं करवाने के पर्याप्त कारण बताता है तो उसकी संपत्ति कुर्की की जा सकती है। ये हो जाएगा 15 दिन, ठीक है। 15 दिन तक होगा। ये धारा 108 में लिखा, सॉरी, ये धारा 130 में लिखा हुआ, क्योंकि ये चौथी अनुसूची वाली बात हो रही है। चौथी अनुसूची में आपको सारी अनुसूची बताई थी। चौथी अनुसूची का मतलब आप पर कुछ बकाया है तो मांग का नोटिस भी आप इसको जमा करा दीजिए, इसका नोटिस यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 97, नगर पालिका सामरिक क्रय और अनुबंध नियम 1974 के तहत असत्य कथन पहचानना है। राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों को बनाया, ठीक है, सही है। यदि किसी निविदा का आमंत्रण उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हुआ तो निविदा पुनः नई सिरे से आमंत्रित की जाएगी, ये भी ठीक है। ऐसे किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ निविदा नोटिस में यथाशक्ति जो भी आपको एडवांस पैसा जमा कराना हो तो वो नहीं कराया, तो ये भी, तो सभी सही है। असत्य कथन कौन है इनमें से? कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, आगे देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत नगर पालिका की बैठकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है बैठकों में? लोक महत्व के मामले में अध्यक्ष कम अवधि की सूचना जो कि 48 घंटे से कम नहीं होगी देकर बैठक आउट कर सकता है, ये सही है। नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी विशिष्ट बैठक या बैठक किसी भाग में किसी भी व्यक्ति या उपस्थिति को निर्बंधित कर सकेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं करेगा, ये कौन करेगा? जो भी पीठासीन अधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, वो करेगा। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 और 2 सत्य हो जाएंगे, बाकी ये असत्य हो जाएंगे, यही इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 वाला प्रश्न है। नगर पालिका की समितियां नगर पालिका की विशेष बैठक में गठित की जाएगी, नहीं, विशेष बैठक वाला मिस्टेक है। कच्ची बस्ती सुधार समिति कच्ची बस्ती और गंदी बस्ती के विकास और पुनर्वास के लिए योजना निर्मित करेगी, ये सही है। कथन कौन सा सत्य है ये पूछा जा रहा है। कच्ची बस्तियों में विकास कार्य के लिए निधियों का आवंटन वित्त समिति, वित्त समिति क्यों करेगी? जब कच्ची बस्ती वाला है तो ये कच्ची बस्ती वाला ही करेगा, तो यह भी मिस्टेक हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल केवल 2, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। साधारण बैठकों में किया जाएगा, गठन जो है वो साधारण बैठक में किया जाएगा, विशेष बैठक में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कच्ची बस्ती की समिति की सिफारिश पर ऐसा किया जाएगा, न कि वित्त समिति की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 100 देखिए, नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति ये राज्य सरकार के पास होती है। धारा 311 में ये लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का कोई भी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निरीक्षण कर सकता है। बाकी धारा में क्या, एक बार देख लेते हैं। धारा 311 में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को किसी भी नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसे नगर पालिका के अभिलेखों को तलब करने की शक्ति होगी। 309 में क्या है? निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। 314 में है आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यक्षता का अनुपालन। और 317 में है नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। तो यहां तक हमारे 100 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट के 50 प्रश्न और बचे हैं, एक बार वो भी कर लेते। साथ में एक बड़ा वीडियो जरूर हुआ है, लेकिन एक बार आप इनको देख लीजिए और पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ में भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो मुझे लगता है कि एक तरह से लास्ट टाइम पर आपका पूरा वापस रिवीजन हो जाएगा और लास्ट टाइम पर हो सकता है कई सवाल जो है इनमें से सीधे सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाए। अब अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। यदि नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारी, जैसे जेडीए होता है, एडीए होता है, इस तरह का अलग है ना, उनके संबंध में दो भिन्न जिलों से हैं, दो भिन्न जिलों से, यहाँ इंपॉर्टेंट जो बात है कि वो दो अलग अलग जिलों से हैं और उनके बीच में कोई विवाद हो जाए तो विनिश्चय हेतु किसके समक्ष रखा जाएगा? जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, संबंधित जिला न्यायालय या राज्य सरकार? तो इसका उत्तर होगा
दो अगर भिन्न भिन्न जिलों में से एक ही जिले के अंदर दो स्थानीय निकायों का विवाद हो जाए तो जिला कलेक्टर देखेगा, लेकिन दो भिन्न जिलों में देखेंगे तो यहाँ पर संभागीय आयुक्त हो जाएगा। एक ही जिले से होगा तो जिला कलेक्टर देखेगा, दो अधिक जिले हो गए तो क्योंकि संभाग स्तर की बात होगी, अब उस जिले की बात रही नहीं, तो दो जिले हो गए तो संभागीय आयुक्त देखेगा। ठीक है, ये धारा 323 में ऐसा लिखा हुआ है। क्लियर है? बाकी आपके साथ इसमें लिखा हुआ है। धारा 3 के तहत नगर पालिका का परिसीमन करने के दौरान परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? सीमा चिन्ह का निर्धारण, देखो सीमा चिन्ह का निर्धारण करता है संबंधित जिले का जिला कलेक्टर, और नगर पालिका जो है वो खर्च वहन करेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नगर पालिका खर्च वहन करेगी, संबंध जिले का जिला कलेक्टर सीमांकन करेगा। ये दोनों अलग अलग सवाल है, पूछा जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें अपने धारा 3 में लिखा हुआ है। सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च जो है वो नगर पालिका द्वारा वहन किया जाएगा, बाकी कलेक्टर तय करता है सीमांकन। वार्डों के विभाजन का मुख्य आधार जो है वो जनसंख्या को माना जाता है। जनसंख्या के आधार पर मुख्य जो आधार है, वास्तव में जो मुख्य आधार है वो जनसंख्या मानी जाती है। बाकी और भी क्षेत्र है, गैर कृषि जो क्षेत्र है वो कौन है, इस आधार पर भी रहता है वो। वैसे नगर पालिका और उनका निर्धारण वार्डों का जो है वो जनसंख्या रहता है। ठीक है, धारा 132 के तहत नगर पालिका द्वारा वारंट का निष्पादन करने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमने पढ़ा था धारा 130, 131, 132, 133। तो वारंट का निष्पादन, वारंट के अनुपालन में संबंधित अधिकारी को भवन की संपत्ति की कुर्की है तो भवन में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार होता है। बिल्कुल होता है, प्रवेश कर सकता है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में, सूर्यास्त के बाद नहीं कर सकता है। संबंधित भवन में कोई कमरा यदि किसी महिला से संबंधित हो तब उसे 3 दिन का नोटिस देने के बाद, 3 दिन का नोटिस नहीं दिया जाता, 3 घंटे का नोटिस दिया जाता है। 3 घंटे के लिए बोलेंगे भाई आप महिला कमरा है तो उसको खाली करने के लिए बोलेंगे। असत्य कथन का चयन करना, असत्य केवल 2 है, पहला वाला सत्य है। ठीक है, खिड़की तोड़कर प्रवेश कर सकता है कभी भी उस भवन का, अगर वो मना करते हैं तो। ठीक है, महिला है तो 3 घंटे का पूर्व का नोटिस देना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही नगरीय निकाय अपनी योजना को अंतिम रूप से मंजूर कर सकते हैं? राज्य सरकार का अंतिम मिलना चाहिए, तो बिल्कुल क्लियर है, तो राज्य सरकार इसमें होगा। योजना परिवर्तन के कितने समय पश्चात नगर पालिका उसका, ये सवाल तो थोड़ा सा लगता है रिपीट हुआ है, 10 साल। ठीक है ना, 10 साल के बाद उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। ये तो हमने पढ़ा था, धारा याद रख लेना, धारा 165। नगर पालिका अधिनियम की धारा 187 में उपबंधित उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। त्योहारों और उत्सव के अवसर पर निर्धारित शर्त और फीस भुगतान के बाद सार्वजनिक स्थान पर अस्थायी निर्माण की अनुमति मुख्य नगर पालिका द्वारा दी जाती है। बिल्कुल दी जा सकती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लेकिन ऐसी अनुमति संबंधित क्षेत्र के यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी के बाद ही दी जाती है। असत्य कथन, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब ये आ जाता है, ये तो दोनों हमें पता है, लेकिन सत्य कथन पूछ रहा है असत्य कथन, हमने दोनों को सत्य मानकर एक और दो दोनों कर दिया, गलत हो जाए। असत्य तो इनमें से कोई नहीं है, तो डी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये धारा 187 वाला 2-3 बार रिपीट हो गया, सवाल अलग अलग बनाए पर धारा 187 बार बार आ रहा है। कौन सी धारा व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध है? तो धारा 217 इसका सही आंसर होगा। धारा 217 में व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट, ये कोई भी जो अपना व्यावसायिक बहिस्राव है नगर पालिका के अनुमति के बिना नगर पालिका की नाली में नहीं डाल सकता है, ये धारा 217 में लिखा हुआ है। रेलवे लाइन को प्रभावित करने वाले कार्यों के संदर्भ में विचार करना नगर पालिका क्षेत्र में। नगर पालिका जल आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन के आर पार पाइपलाइन ले जा सकती है, ले जा सकती है। रेलवे लाइन को प्रभावित करने वाले कार्य निर्माण के समय रेलवे प्रशासन को सूचित करना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यों का खर्च रेलवे प्रशासन द्वारा उठाया जाएगा। रेलवे प्रशासन क्यों उठाएगा? नगर पालिका उठाएगी जब नगर पालिका ले जा रही है। असत्य कथन, तो असत्य कथन तो एक ही दिख रहा है, केवल 3, बाकी 2 तो सत्य है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है, धारा 233 के तहत नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने का दोषी पाए जाने पर सिर्फ सामान्य, जैसे कोई ठोस अपशिष्ट कचरा फैला रहे हैं तो 500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। धारा 233 में ऐसा लिखा हुआ है। धारा 6 वाला हम बार बार पढ़ रहे हैं, नगर पालिका की संरचना के तहत नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों को नगर पंचायत, देखो यहाँ पर जो शब्द यूज हो रहा है नगर पंचायत, सामान्यतः राजस्थान में नगर पंचायत नहीं कहते हैं, हम नगर पालिका बोलते हैं, लेकिन इस अधिनियम में इसको कहा गया नगर पालिक बोर्ड, तो हम नगर पालिक बोर्ड की बात करें। मैं आपको बार बार ये आ चुका है 6, 8, 12, तो हमारे 6 सदस्य होंगे, 8 सदस्य नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, ये पदेन सदस्य विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, निर्वाचित सदस्य कम से कम 13 हो सकते हैं, 6, 8, 12 ये होते हैं। कॉम्प्लेक्स से क्या तात्पर्य है? धारा 2 में जो कॉम्प्लेक्स परिभाषा वाला है, तो कॉम्प्लेक्स वाणिज्यिक उपयोग में आने वाला ऐसा भवन जहां 25 या अधिक यूनिट हो, तो वाणिज्यिक में, और आवासीय में 10 हो तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब सही कूट का चयन पूछ रहा, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। वापस बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स की परिभाषा 25 या अधिक यूनिट वाला कोई भवन है वाणिज्यिक में यानी कमर्शियल यूज में, और रेजिडेंशियल है तो 10 या उससे अधिक अगर मंजिल वाला हो गया तो ये हो जाएगा, 10 या अधिक यूनिट कह सकते हैं इसको, 1 या दोनों।
पदेन अध्यक्ष नहीं होने की स्थिति में नगर पालिका समितियों के अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष का मतलब अगर कोई अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी समिति का अध्यक्ष बनेगा, अगर उसका सदस्य है तो वो पदेन अध्यक्ष कहलाएंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो समितियों की अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है तो नगर पालिका कर लेगी, या नगर पालिका नहीं करे तो समिति के सदस्य कर लेगी, यानी बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर है। ये धारा 57 में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नगरीय निकायों की संपत्ति, नगरीय निकायों की संपत्ति के संदर्भ में बात कीजिए। कौन कौन से नगर की संपत्ति आती है? सार्वजनिक मार्ग में उपलब्ध कराए गए समस्त वृक्ष नगर निकाय की संपत्ति होगी, बिल्कुल सारे नगर। नदी तालाब के सभी सार्वजनिक घाट ये भी होते हैं। सार्वजनिक स्थान पर संग्रहित सभी ठोस अपशिष्ट भी नगर पालिका की संपत्ति होती है। सभी आवारा जानवर भी नगर पालिका की संपत्ति के रूप में हो जाएगा। ये कह रहा है असत्य कथन कौन सा है? 1 2 3 4 नहीं करना, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये धारा 68 में सारी बातें लिखी हुई है। बाकी सारा ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसमें जरूर और इसमें देख लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें जल्दी करना है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरीय निकायों के कतिपय भूमि के आवंटन और नियमितीकरण संबंधी प्रावधान ये लिखे हुए? धारा 71 में है। धारा 71 भूमि का अनिवार्य अर्जन, ये सारा करार और उसके बारे में, भूमि का अनिवार्य अर्जन ये बार बार आ रहा है। और ये जो है कुछ विशेष भूमियों के आवंटन और नियमितीकरण वाला धारा 71 में लिखा हुआ है। कतिपय भूमि यानी कुछ विशेष भूमियों का आवंटन और नियमितीकरण इसके तहत हो सकता है। धारा 124 के अंतर्गत अपील अधिकारी के मूल आदेश का पुनर्विलोकन करना कितने समय तक विधिपूर्ण होगा? ये होता है मूल आदेश के 3 महीने तक, अपील की तारीख से नहीं, मूल आदेश की तारीख से 3 महीने तक धारा 124 में ये बात लिखी हुई है। नगरीय निकाय क्षेत्र के निवासियों से लिखित संसूचना कर संबंधी, वास्तव में ये होनी चाहिए, कर संबंधी जो लिखित संसूचना जो भी है वो करने का किसके पास अधिकार है? नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारक, तीनों के पास होता है। आंसर हो जाएगा अपना डी। धारा 126 में ये लिखा हुआ है। दायित्व प्रकट करने की भी आपके पास कितना नगर पालिका निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर का भुगतान कर सकता है या नहीं, कितनी रकम का निर्धारण होना चाहिए, स्वामी का नाम और पता, ये सारी चीजें जानकारी। अपराधिकृत विकास को हटाने की सख्ती संबंधी प्रावधान किस धारा में? ये धारा भी इंपॉर्टेंट है, 168 में यह लिखा हुआ है। अपराधिकृत विकास को हटाता है उस पे। ठीक है, 15 मीटर नगर पालिका क्षेत्र में 15 मीटर ऊंचाई से अधिक का भवन है, उसके अधिभोग प्रमाण पत्र व नक्शे के संदर्भ में उल्लंघन का दोष सिद्ध पाए जाने पर स्वामी पर जुर्माना कितना लगता है? ये लगता है 30,000 रुपए से लेकर 50,000 तक। 20,000 वाला नहीं होगा, 500, ये हो जाएगा न्यूनतम 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक। कहां पर है? धारा 194 में। समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध है, जिसमें 9 क में लिखा हुआ 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के पूर्ण होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी जांच के बाद तथा निश्चित समय अवधि में उसे मौजूद किसी प्रकार की त्रुटि दूर करके फिर अधिभोग प्रमाण पत्र या नक्शा जारी करेगा। जुर्माना होने पर 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक और जारी रहने पर 500 रुपए से दंडित किया जाएगा। 2009 अधिनियम की धारा 299 के तहत कौन सी धारा है? 299 चैप्टर 13 हमारा शुरू हो जाएगा। अपराधों के तहत अभियोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका किसी भी अपराध के संबंध में व्यक्ति से समझौता कर सकती है, ये बात तो हमें क्लियर है कि समझौता कर सकती है। नगरीय निकाय बिना राज्य सरकार की अनुमति के अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति से समझौता नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राज्य सरकार की अनुमति, हालांकि राज्य सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है। कौन असत्य नहीं है? कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कौन सा सत्य है? तो ये सत्य लगता है, तो यहाँ पर कथन एक होना चाहिए, केवल एक, केवल एक। ठीक है ना? ये क्योंकि उसमें लिखा हुआ क्या है? राज्य सरकार इस धारा के अधीन अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्ति कार्रवाई को विनियमित, रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है, पर बिना इसकी अनुमति ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। नगर पालिका मामलों की राज्य सरकार द्वारा जांच करने के संदर्भ में विचार करना है। राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों की जांच राज्य सरकार कर सकती है, बिल्कुल, जहां पर राज्य सरकार का अनुमोदन आ सकता है वो कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका को दस्तावेज पेश करने तो बाध्य कर सकता है, ये भी सत्य है। सही कूट दोनों ही सत्य है, 1 और 2। 317 में ऐसा इसकी जांच के बारे में लिखा हुआ है और उनके ये सारी की सारी शक्तियां प्राप्त होती है। धारा 2 में मुख्य नगर पालिका अधिकारी का नगर पालिक बोर्ड यानी कि जो सबसे छोटे वाले उसमें क्या कहेंगे? मुख्य नगर पालिका आयुक्त कहेंगे, मुख्य समन्वय अधिकारी, कार्यपालिक अधिकारी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ईओ परीक्षा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाएगा नगर पालिक बोर्ड में। नगर परिषद में और नगर निगम में आयुक्त बोला जाता है, कमिश्नर इसको बोला जा सकता है। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है।
5 लाख तक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर निगम की स्थापना। क्या ये सही है? 10 लाख में होती है, 5 लाख में नहीं, गलत है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत यानी कि नगर पालिक बोर्ड नहीं, 1 लाख से अधिक नहीं होती, वो 10,000 से 1 लाख है। राज्यपाल यदि, ये भी गलत है, ये भी राज्यपाल यदि अधिसूचना द्वारा किस क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट करे तो वहां नगर पालिका गठित की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये भी कथन गलत है। तो कौन सा कथन असत्य है? एक केवल दो, एक, 1 व 3, 1 व 2, 1 व 2 और यहां पर हो जाएगा 3, 1 2 व 3, 3 भी यहाँ पर ये भी असत्य है। इसका मतलब है कि तीनों ही असत्य होना चाहिए। वहां पर अगर किसी को औद्योगिक नगरी भी निर्दिष्ट कर देता है तो नगर पालिका गठित नहीं की जा सकती है, तीनों होना चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमने ये शॉर्ट में ये बुक में वहां से लिया है। नगर पालिका बोर्ड नगर पंचायत जहां पर बना रही है वो अभी जहां पर भी लगातार देखा जा रहा है 20,000 से नहीं है, अब 10,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या में गठित की जा सकती है। 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद और 5 लाख से अधिक होने पर नगर निगम गठित की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक जिले के लिए कितने जिला निर्वाचन अधिकारी नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी वैसे होता कौन है? जिला निर्वाचन अधिकारी उस राज्य का जिला कलेक्टर ही होता है, लेकिन वो और एक सामान्यतः एक की जरूरत पड़ती है, लेकिन आवश्यकता होने पर एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है? ये धारा 17 में ऐसा मेंशन है। नगर पालिका समिति की साधारण बैठक कितने समय के भीतर करना आवश्यक है? हर 60 दिनों में, हर 2 माह में ये बैठक होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। धारा 58 के तहत नगर पालिका समिति की साधारण बैठक 2 महीने के भीतर भीतर होना आवश्यक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 126। नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका को संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है? ठीक है, संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति वाले चैप्टर में 65 से 67 से 76 वाला, तो धारा 67 में ही ये लिखा हुआ है, जो अपने चौथा चैप्टर में आ जाता है उसके बारे में। तो धारा 67 में ये लिखा हुआ। अध्याय की बात करें तो अध्याय 4 कि नगर पालिका चाहे तो बाहर से नगर पालिका के भीतर या बाहर दान द्वारा, क्रय द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति धारण कर सकती है। नगर पालिका के वार्षिक बजट अनुदान का कितना प्रतिशत अनुदान नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा एक फंड जो बनाया गया उसमें शामिल किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 25% जो है वो नगरीय गरीबों के लिए जो आधारभूत सेवा निधि एक अलग फंड बनाया गया उसमें जाना चाहिए। 89 ठीक है, ए के तहत इसमें ये जोड़ा गया बाद में। किस कौन सी धारा में कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति है? वो है धारा 112 में। ठीक है, तो धारा 112 में कर को स्थगित करने या समाप्त करने के लिए ये प्रावधान किया गया है नगर पालिका के पास ही। किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर उसके विकास प्राधिकरण के रूप में गठित कोई भी विकास प्राधिकरण गठित करने की पावर किसके पास होगी? नगर पालिका या जिला कलेक्टर ऐसा ये करेगा? राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो ऐसा कर सकती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला सवाल, वार्ड समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड समिति का गठन 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका क्षेत्र के भीतर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अपनी अगर संविधान की बात करें 243 एस में ये लिखा हुआ है। वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य वार्ड समिति का सदस्य होता है। ठीक है, सदस्य भी होगा और अगर वो अध्यक्ष भी हो सकता है। जहां किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है, उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य उस समिति का अध्यक्ष होगा। बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। कौन सा कह रहा है, कौन सा असत्य नहीं है? कौन सा असत्य नहीं है मतलब कौन सा सत्य है? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ तो तीनों ही सत्य आ रहा है। एक बार यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो कौन सा कथन असत्य है, ये होना चाहिए। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लग रहा है मुझे। कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे सत्य हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। धारा 54 वार्ड समिति धारा 54 में है और 243 एस। ठीक है, वार्ड समिति के सदस्य वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका सदस्य इसमें होंगे। नगर पालिका द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं जो 25 वर्ष से कम के नहीं हो, नगर पालिका प्रशासन विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले हो और उनके लिए निर्हत न हो। वार्ड समिति की अवधि जो है नगर पालिका के कार्यकाल के बराबर होगी। क्लियर? राजस्थान, ये थोड़ा बस सवाल में थोड़ा मिस्टेक थी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर पालिका की कार्यपालिका समिति में नगर निगम या नगर परिषद द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इस सवाल को भी हमने व्याख्या में देखा था। देखो अगर नगर परिषद, हम नगर परिषद और नगर निगम की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 7 सदस्य इसमें होंगे कार्यपालक समिति में। ठीक है, और अगर नगर पालिक बोर्ड की बात करेंगे
मैं नगर पालिका लिख देता हूँ, तब 5 सदस्य होंगे। हमें किसकी बात कर रहे हैं? नगर पालिका की कारण नगर निगम और नगर परिषद। नगर निगम और नगर परिषद की बात करें तो 7 सदस्य होंगे, नगर पालिका में 5 सदस्य होंगे। ठीक है? और जहाँ 7 सदस्य हैं, वहाँ पर 2 महिलाएँ होना अनिवार्य है, ये भी है। यदि कोई नगर पालिका बजट का प्राक्कलन पारित करने में विफल होती है और तो बजट प्राक्कलन तैयार कर 28 फरवरी तक या इससे पूर्व राज्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना किसका कर्तव्य है? वो कर्तव्य हो गया मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मैं एक बार फिर से आपको सारी डेट बताता हूँ। 15 जनवरी से पूर्व बजट प्राक्कलन तैयार करना जिम्मेदारी किसकी है? 15 जनवरी ये डेट है। ये प्राक्कलन तैयार करना मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा। कार्यपालक समिति एक तारीख तय करेगी, उस तारीख को, लेकिन वो 31 जनवरी से पहले-पहले की होनी चाहिए। 31 जनवरी से पहले-पहले इसको पेश किया जाएगा। 15 फरवरी से पहले-पहले इसको पारित करना होगा। अगर पारित करने में विफल रहती हैं, तो 28 फरवरी से पहले-पहले ये मुख्य नगरपालिका का कर्तव्य होगा कि वो पारित करके राज्य सरकार को भेजे। ये डेट आप ध्यान में रखना है। ठीक है ना? मिलान करने वाली बात, तो यहाँ पर देखो धारा 112 अभी हमने पढ़ा, कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति यहाँ पर, ठीक है। पहले में 3, तो यहाँ पर देखो 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। 113 में है कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति, ये 113 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ख में 1, ख में 1, ख में 1 यहाँ पर है और ख में 1 यहाँ पर है, यानी ये कट हो गया और ये कट हो गया। ठीक है, ग में 4 या 2, तो यहाँ पर देखो 114 में कतिपय जानकारी देना उन्हें विफल रहने का परिणाम ये यहाँ पर, तो यानी कि ग में 4 और इसमें 2 हो जाएगा। सही आंसर ए। देखते हैं एक बार, ए अपना सही आंसर, ये सारा लिखा हुआ है। 114 में कुछ विशेष जानकारी देना उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम क्या होगा और संशोधन की सूचना देने की बाध्यता, इसके बारे में। धारा 124 का संबंध किससे है? तो मांग का नोटिस तो है नहीं, अपन ने ये देखा था। 130 में वारंट को निष्पादित करने की प्रक्रिया भी इसमें नहीं है, कराधान संबंधित था, पहले भी 121 में पढ़ा था हमने ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन, मतलब कराधान का कोई भी मामला होगा तो न्यायालय के पास नहीं जाएगा, हम खुद ही देख लेंगे इसको, ये लिखा हुआ है 124 में। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकारी पर कराधान से संबंधित किसी मूल्यांकन या निर्धारण के लिए कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही किसी व्यक्ति के दायित्व को प्रश्नगत किया जाएगा न्यायालय में, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। 135 देखते हैं। नगर पालिका की आज्ञा के बिना या आदेश व विधियों के विरुद्ध मल नाली का निर्माण या पुनर्निर्माण जारी रखता तो उस व्यक्ति को कितना जुर्माना देना पड़ेगा? ये जुर्माना है 1000 से लेकर 2000 रुपए तक। अभी यहाँ पर मैंने ये बुक से लिए हैं वापस, तो इसमें मैंने व्याख्या नहीं रखी है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं इसको। सत्य विकल्प का चयन करना है, कौन सा सत्य है वो देखते हैं। 213 में क्या लिखा हुआ? नगर पालिकी नालिका आदि का अतिक्रमण, ये पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही है। ये सारा लगभग मैंने जो प्रश्न कराए उसमें काफी अब रिपीटेशन होना शुरू किया जब इतने प्रश्न आ गए हैं। नगर पालिका की आज्ञा के बिना नगर पालिका में निहित नाली, गटर, पुलिया के ऊपर किसी भवन निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, ये भी सत्य है। नगर पालिका लिखित नोटिस देकर निर्माण गिराने यानी कार्रवाई की अपेक्षा कर सकती है, बिल्कुल सभी सत्य यहाँ पर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। जल प्रणाल, जो भी वाटर सिस्टम वो ले जाने की शक्ति नगर पालिका और संबंधित विभाग के पास हो सकती है। ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। व्यावसायिक बहिस्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध कि कोई भी अपना व्यावसायिक बहिस्राव नगर पालिका की अनुमति के बिना नगर पालिका की नाली में नहीं डालेगा। 213 में नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण करने के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑप्शन डी सब सुमेलित है। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं। 234 में जीव चिकित्सा अपशिष्ट और ये परिसंकट में अपशिष्ट, इसका रेगुलेट, इस अधिनियम के तहत जो है उसको रेगुलेट करने का अधिकार नगर पालिका के पास है, और ये भी सही है। सहकारी आवासन, सोसाइटी, अपार्टमेंट, स्वामी संगम आदि का कर्तव्य होगा कि वो साफ सफाई रखे, प्लास्टिक की थैलियां उपलब्ध करवाए। यहाँ पर निस्तारण नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रतिषेध कि कोई भी कचरा नहीं फैलेगा, उस पर रोकथाम, उस पर रोक के लिए इसमें लिखा हुआ इसमें 232 में। तो असुमेलित कौन सा है? ये वाला असुमेलित है। असत्य विकल्प का चयन करना है। धारा 228 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का नगर पालिका की संपत्ति होना, बिल्कुल ये तो सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 228 में लिखा हुआ कि ठोस अपशिष्ट जो भी है वो नगर पालिका की संपत्ति होगी। हम जो भी कचरा निकालते हैं नगर पालिका को दे देते हैं, अब वो नगर पालिका की संपत्ति होगी, नगर पालिका उसे कमाई करे, कुछ भी करे। अब हम ये नहीं कह सकते हमारा कचरा तो था, हमें पैसा दो, नहीं देंगे। ठीक है, नगर पालिका की संपत्ति है। ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति होंगे और नगर पालिका जैसा वो उचित समझे उसका डिस्पोजल कर सकती है, बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है। तो असत्य कौन सा है? ये कह रहा असत्य विकल्प, इनमें से कोई नहीं है, ना तो 1 है और ना ही 2 है। ठोस अपशिष्ट का व्ययन, व्ययन का मतलब होता है डिस्पोजल, इसको कहां पर डिस्पोज किया जाएगा, कहां पर रखा जाएगा। ठीक है, और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत कौन करता है? वो नगर पालिका तय करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं करती है। जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान को गंदा करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, 500 रुपए का जुर्माना वहां पर लग सकता है।
असत्य विकल्प का चयन करना है। 238 वर्षा जल संग्रहण का उपबंध है और 238 का पार्किंग वाला है। इसमें मैं एक चीज बता देता हूँ, हमने बुक में नोट्स में यहाँ पर 300 वर्ग मीटर लिखा था कि 300 वर्ग मीटर से बड़ा जो भी भूखंड पे कोई हम भवन बनाते हैं तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग बनाना जरूरी है। अब इसमें चेंज हो गया है, 300 वर्ग मीटर की बजाय अब कितना है, 225 वर्ग मीटर से भी बड़ा जो है। ठीक है, ये एक संशोधन मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें। उसमें कोई भवन बनाते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग होना जरूरी है। नगर पालिका धारा 194 के अधीन कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति उस धारा के अधीन अपेक्षित नक्शों में उपधारा के अधीन व्यवस्था नहीं करता। मतलब आपको कोई भी मंजूरी तब तक नहीं मिलेगी तब तक आप इस धारा के पालना नहीं करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कह रहा असत्य विकल्प, तो दोनों ही सत्य नहीं है, तो ना तो एक है और नहीं दो है। मार्गों के नाम रखना और मार्गों का संख्यांकन करना किस धारा के अनुसार होगा? तो यहाँ पर मार्गों का नाम रखना और संख्यांकन करना धारा 240 के तहत होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका द्वारा लगाए गए नाम या संख्यांक से भिन्न कोई नाम या संख्यांक लगाए तो दो सिद्धि पर, देखो नगर पालिका ने नाम प्लेट लगा दी, कुछ लगा दी, आप उससे कुछ तोड़ देते हो या कोई और लगा देते हो तो दो सिद्धि पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो इस पर जुर्माना है 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सत्य विकल्प चुनना है। धारा 241, अभी हमने 240 पढ़ा जिसमें नंबर प्लेट वगैरह ये लगाना, मार्ग का नाम करना, ये नगर पालिका काम है। 241 में मूर्तियों की स्थापना करने संबंधी, मूर्तियों की स्थापना कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। आप पर्सनल कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, नहीं उसको तोड़ सकता, जुर्माना। किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित किए जाने के लिए अनुमति या अनुज्ञा राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दी जाएगी। ये भी बात सत्य है नगर पालिका को, ये राज्य सरकार तय करती है, कर सकती है। ठीक है ना? तो इसमें क्या है? सत्य विकल्प। तो सत्य विकल्प 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। 242 में ये बिल्कुल मिला हुआ, झाड़ियों वृक्ष आदि का हटाए जाना और उनकी काट छाट, जहां पर जो भी न्यूसेंस प्रकट करता है ऐसी वृक्ष और झाड़ियां जो उनकी व्यक्ति उस काट छाट करेगा। 243 में लिखा हुआ खतरनाक भवन कोई है तो उस मालिक की जिम्मेदारी कि वहां आसपास बाढ़ लगा और लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको वहां से हटाना है। 244 में लिखा है कि नगर पालिका कोई भी संपत्ति से, कोई पटरिया हो गई, दिशा सूचक यंत्र हो गया, कोई खंबा है, उसको हटाता है तो उसको जुर्माना लग सकता है। तो 1 2 3 मैच यहाँ पर कर रही है। अग्निशमन की दल की स्थापना और उसका रखरखाव कौन करता है? नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका का दायित्व है। ठीक है, ये 255 और 256 में स्थापना जो है उसका रखरखाव ये 256 में लिखा हुआ है और उसकी व्यवस्था कहाँ करेगी? 255 में लिखा हुआ है। ये आ ही गया, देखो यहाँ पर 255 तो आ ही गया है। 255 में अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था, ये यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। 253 में सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का भी नियमन, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। और 254 में जो लिखा हुआ है सार्वजनिक मैदानों पर यहाँ। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है? सर एक भी सुमेलित नहीं है, सभी असुमेलित है। लिखा हुआ इसी में है, 253 में ये लिखा हुआ, 254 में लिखा, 255 में ये लिखा हुआ है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति किसके पास है? ऐसी शक्ति राज्य सरकार पाबंदी उस पर लगा सकती है, ये बनाकर। ठीक है, 258 में उसमें वर्णित है। लास्ट प्रश्न में देख रहा है 150वां प्रश्न है। आज हमें टोटल 150 प्रश्न करने थे और हम अंतिम प्रश्न पर आ गए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन करें। इस अधिनियम का अध्याय 12 जो है वो संपत्ति के विरूपण का निवारण है। क्या ये सही है? नहीं, मिस्टेक लग रहा है। सत्य विकल्प ये नहीं है। 12 में तो नगर पालिका शक्तियां और अपराध हैं। इस अध्याय में, इस अध्याय का मतलब ये संपत्ति के विरूपण और निवारण की बात कर रहा है। 297 क से लेकर 297 ज, ये 12 क में है, यानी इस अध्याय की ये बात कर रहा है, ये उल्लेखित है। 297 क संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति क्या है? ये तो ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है अगर हम 12 क की बात करें, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो ये कह रहा है कौन सा सत्य है? तो अपने हिसाब से 2 और 3 सत्य हो जाता है। हालांकि देखो ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि 12 क में क्या है 2018 में जो जुड़ा है। क्लियर है? ये मैंने सारे प्रश्न आपको 150 प्रश्न करवा दिए। टोटल अगर आप देखेंगे तो मैंने 300 प्रश्न आपको सारे के सारे 300 प्रश्न यहाँ पर करवा दिए। इस 150 प्रश्न की जो पीडीएफ है मैं अपने जो टेलीग्राम है क्वालिटी एजुकेशन आरएस में एक बार लिख देता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन आरएस का अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहां पर डाल दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, वहां से एक बार सवाल और व्याख्या जरूर देख के चले जाना। मान के चलिए देखो मैंने कितने प्रश्न कराए, घूम फिर के वही सारी चीजें आ रही हैं। इन्हीं प्रश्नों में से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट समय है, एक बार जरूर देख के जाना, आपको बिल्कुल जरूर उसमें फायदा होगा। ओके, थैंक यू।